भारतीय राज्य व्यवस्था के संबंध में हम लोग डिस्कशन करने वाले नहीं। हम लोग बोलते बोलते कभी कभी इंडियन पॉलिटी शब्द का प्रयोग करते हैं अंग्रेजी भाषा में। हालांकि सिलेबस देखिएगा तो सिलेबस में भारतीय राज्य व्यवस्था शब्द का प्रयोग है नहीं, लेकिन जो नए नए बिगनर स्टूडेंट्स होते हैं तो उनको लगता है कि हम संविधान पढ़ लेते हैं, उसको थोड़ा सा कम करेंगे। यदि नए नए स्टूडेंट्स होते हैं तो उनको लगता है कि हम संविधान पढ़ लेते हैं तो मेरा काम पूरा हो जाता है। आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 नहीं, और 395 तक तो लगता है मैंने तो विद्वता हासिल कर ली है। और जब लिखने बैठते हैं और जब प्रश्न बनाने बैठते हैं तो कहते हैं अरे ये कहाँ से आया है, ये ना होता है। और 70 बीपीएससी के अगर क्वेश्चंस को देखेंगे इस बार का, अभी हम आगे चर्चा करेंगे, तो उसमें देखें कि आपको आईआर वाले सेक्शंस में भी पॉलिटी घुसा दिया है। हम बोलचाल की भाषा में पॉलिटी शब्द का ही प्रयोग करते हैं क्योंकि हिंदी में उसको राजतंत्र बोलते हैं पॉलिटी को, इसलिए हम पॉलिटी शब्द का ही प्रयोग करते हैं बोलचाल की भाषा में। तो वहां पर कहते हैं कि आप इस बार के आईआर वाले प्रश्न में इंटरनेशनल पूछा ही नहीं है, लगभग न के बराबर है, और सबसे ज्यादा प्रश्न है भारतीय राज्य व्यवस्था से जुड़ा हुआ। अच्छा, एक बड़ी समस्या स्टूडेंट के समक्ष एक आती है स्टूडेंट्स के समक्ष कि पीटी में इसकी भूमिका मात्र 10 क्वेश्चंस का है, और वो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस कि हम देखते हैं और इसका आंसर तो यही होगा। अगर 10 में से 7 क्वेश्चन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं, बाकी 3 क्वेश्चंस आते हैं तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है कि इसका आंसर ऑप्शंस में देख करके बन जाता है। पीटी में कहीं किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही मेंस की तरफ आते हैं, लेखन की तरफ आते हैं, सबसे बड़ी भूमिका पूरे बीपीएससी में अगर किसी सब्जेक्ट का है तो भारतीय राज्य व्यवस्था का है। इसके बिना आप एक कदम नहीं चल सकते, और पीसीएस की तो कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। यूपीएससी का जब पेपर देते हैं तो उसमें पीटी में ही भूमिका बड़ी है राज्य व्यवस्था की, इसीलिए लोग वहां फोकस पहले कर लेते हैं क्योंकि पीटी के साथ पीटीओ में साथ साथ चलते हैं तो पीटी में भूमिका ज्यादा है, इसलिए फोकस उस पर पहले ही कर लेते हैं। बीपीएससी वाले के साथ समस्या यह है कि पीटी में इसकी भूमिका लगभग न के बराबर है, 10 क्वेश्चंस है, और मेंस में सबसे ज्यादा भूमिका इसी का है। इसके बिना आप इकोनॉमिक्स नहीं समझ पाएंगे, इसके बिना आप आईआर नहीं समझ पाएंगे, इंटरनेशनल रिलेशन। इसके बिना आप एसे का जो सेक्शन 2 है, जो एसे का जो 100 नंबर 300 नंबर का एसे है, तो सेक्शन 2 का जो पार्ट है वो आपसे हाथ से दूर हो जाएगा, और पॉलिटी का तो पार्ट आपके हाथ से गया ही गया। पूरा अगर लब्बो लुबाब माने तब पूरे पीसीएस में अकेले जो ये सब्जेक्ट है भारतीय राज्य व्यवस्था, अकेले 250 प्लस मार्क्स लेकर के जाता है। अकेले 250 प्लस मार्क्स, अब 500 पे तो सिलेक्शन हो जाता है। 50% से ज्यादा रोल है भारतीय राज्य व्यवस्था का। इसलिए कभी कभी स्टूडेंट्स के मन में यह आता है कि हम पहले पीटी पढ़े कि मेंस पढ़े। एक बड़ी समस्या है कि पीटी पढ़े कि मेंस पढ़े। दूसरी समस्या है कि हमको लिखने नहीं आ रहा। अच्छा, बहुत सारे इसमें कुछ, ज्यादातर तो इसमें बिगिनर ही होंगे, पहली बार आए होंगे, या कुछ हैं जो पहले से पढ़ रहे हैं, बिगिनर ही है ज्यादातर। आपने क्वेश्चंस को देखा है, पीवाईक्यू देखा है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को, तो कभी कॉलेज का एग्जाम दिए होंगे तो आपको लगता हो कि इतना लिख दे, 1 पेज 2 पेज 3 पेज, अरे इतना तो लिख करके आया, पूरा पेज भर करके, मार्क्स तो भर भर करके देगा। यही ना होता है ग्रेजुएशन के एग्जाम में। होता क्या है, एक बीता से नापते हैं, 1 2 3 4। पीसीएस में नहीं चलता। पीसीएस में लिखना जरूरी नहीं है गुरु, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस लिखना जरूरी है, क्वेश्चंस के डिमांड के अनुसार लिखना जरूरी है। मेरी कोशिश यही होगी, अब तक रही है, जब से पढ़ाना शुरू किया हूं तब से कोशिश यही रही है। पीटी का तो कवर होगा ही होगा, हम मान के चलते हैं कि 10 में से 9 क्वेश्चंस बन जाएंगे। एक का कोई माता पिता नहीं होता,
10 में से 9 बनेंगे, 8 बनेंगे पीटी में। मेंस में 100% क्वेश्चंस बन जाने चाहिए, 100% क्वेश्चन। लगभग समाप्त होते होते तक आप इस स्थिति में पहुंच चुके होंगे, 8 से 10 क्लास में ही पता चल जाता है कि हम लिखने की क्षमता विकसित हो जाएगी। आप उस स्थिति में पहुंच चुके होंगे कि क्वेश्चंस को लिखने आ जाएगा, और जहां लिखने आ गया गुरु, आपने आधी जंग जीत ली। खेल सारा लेखन का है, और कैसे है वो हम आगे भी चर्चा कर देते हैं। जब आप क्वेश्चंस को देखेंगे, आपके पास एक टॉपिक है, जैसे 70 बीपीएससी पीटी का क्वेश्चन है। अब इस तरीके का क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। जैसे हम जब संसद पढ़ाएंगे तो कटौती प्रस्ताव पढ़ाएंगे, उसमें अपने आप आ जाएगा। ये आपका 70 बीपीएससी मेंस का क्वेश्चन है। अनुच्छेद 32 भारत के संविधान का हृदय और आत्मा है, व्याख्या कीजिए। अब हमको जैसे लगता है अच्छा 32 पूछा है, लाओ यार मजा आ रहा है लिखने में, 32 तो पूछा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार तो है, लाओ ना मजा आ रहा है। लेकिन प्रश्न में लिखा हुआ है व्याख्या कीजिए, और व्याख्या का मीनिंग ही समझ में नहीं आ रहा है। वह हमको आ रहा है कि 32 आ रहा है, बस हमारे पास वर्ड लिमिटेशंस है, हमको इतने ही शब्दों में लिखना है, क्योंकि हमें सारे प्रश्न टच करने हैं। यह ध्यान रखिएगा गुरु, पूरे लेखन, पूरे पीसीएस का आत्मा जो बसा हुआ है, अगर सब्जेक्ट की बात करें तो पॉलिटी में बसा हुआ है, और अगर पूरे पीसीएस की बात करें तो लेखन में बसा हुआ है। और यह सबसे कमजोर कड़ी होती है स्टूडेंट्स की। दूसरी बात, एक तो लेखन की बात मैंने कही है, दूसरी बात हम करें समसामयिकी मुद्दा। कभी भी आपसे ट्रेडिशनल प्रश्न नहीं पूछा जाता है। ट्रेडिशनल प्रश्न का मतलब है राष्ट्रपति की शक्तियों का उल्लेख करें, संसद के कार्य बताएं, इसको हम ट्रेडिशनल प्रश्न कहते हैं। जब भी प्रश्न पूछे जाते हैं तो करंट से जोड़ करके प्रश्न पूछे जाते हैं, समसामयिकी मुद्दे से जोड़ करके प्रश्न पूछे जाते हैं। हाल ही में भी मेरा बुक लॉन्च हुआ है, फर्स्ट वीक तक, अगले वीक तक आ जाएगा आप लोग के बीच में। मैंने उस बुक में भी यही बातें उसमें जो कोशिश की है लिखने की, कि जो भी मुद्दे जो लिखे जाए, जो भी समझ विकसित हो, वो वर्तमान में घटनाक्रम से जोड़ करके हो। देश में चल क्या रहा है, क्योंकि शब्द ही लिखा हुआ है राज व्यवस्था, देश चल कैसे रहा है। अगर मैं यहां बात करूं, जैसे दूसरे प्रश्न की तरफ देखूं, राजनीति का अपराधीकरण, अपराधियों का राजनीतिकरण, शब्द ही पहले समझ के बाहर आ जाते हैं कि यार पूछ क्या रहा है ये। राजनीति का अपराधीकरण, अपराधियों का राजनीतिकरण कर बिहार राज्य के एक संदर्भ में इस कथन का विश्लेषण कीजिए। आप कोई भी बुक उठा करके देखिए, आंसर नहीं मिलेगा, है ही नहीं वहां अवेलेबल। आप कहेंगे तुम तो लक्ष्मीकांत भी पढ़ लिए, आप कहेंगे सुभाष कश्यप भी पढ़ लिए, आप कहेंगे कि आप एनसीईआरटी भी पढ़ लिए, आप, और वहां पर ये मिलेगा ही नहीं, है ही नहीं। अब आपके समक्ष एक चुनौती है कि ये आया कहां से। हमें इसे, मैंने कहा ना, समसामयिकी मुद्दों से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा जाता है। हाल ही में करंट में चर्चा में था ये, और इसी को दलीय प्रणाली से जोड़ करके पूछा गया है। इस प्रश्न को मैं सिलेबस तोड़ करके बताता हूं, फिर और क्लियरिटी आ जाएगी। मैं पहले प्रश्न दिखा देता हूं कि प्रश्न का स्वरूप किस रूप में आया है, पीटी का भी और मेंस का भी। दूसरा प्रश्न है, भारत में वर्तमान में, अच्छा ये शॉर्ट क्वेश्चंस का प्रश्न है, आश्चर्यजनक चीजें हैं ये शॉर्ट क्वेश्चंस का, ABCD जो आप देख रहे हो शॉर्ट क्वेश्चंस का प्रश्न है। भारत में वर्तमान में जाति एक सामाजिक घटना नहीं रह गई है, बल्कि यह एक राजनीतिक घटना है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? विश्लेषण करें और अपने उत्तर के समर्थन में कारण बताएं। अब सोच करके देखिएगा गुरु,
इस तरीके का जैसे ही प्रश्न हाल ही में जातीय जनगणना चर्चा में है, सरकार ने घोषणा कर दी जातीय जनगणना का, और जातीय जनगणना टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है। और भारत में तो जाति विहीन समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। कल्पना भी, कोई अगर ये कहता हो कि जाति विहीन राजनीति हो, वो संभव नहीं है। जाति की परिभाषा ही है जो कभी नहीं जाती। जाति की परिभाषा ही है, कभी नहीं जाती। समाज के विकास करने के लिए राजनीति की ही किस लिए जाती? सामाजिक विकास करने के लिए। और सामाजिक तत्व है जाति, यानी कि सभी जातिगत समूहों को साथ में लेकर के नहीं चलेंगे तो देश विकसित कैसे करेगा? एक वर्ग पीछे नहीं छूट जाएगा, और जब पीछे छूट जाएगा तो विद्रोह नहीं हो जाएगा, तो फिर डेवलपमेंट हुआ कहां? इसे इंक्लूसिव डेवलपमेंट होना चाहिए, समावेशी विकास होना चाहिए। जैसे हाल ही में कास्ट सेंसस की बात हो रही है, कम संख्या ज्ञात कर लेंगे, कितनी इतनी संख्या है, अच्छा ये वर्ग ज्यादा डेवलप है, ये वर्ग पीछे है, चलो इस वर्ग को हम रिजर्वेशन देते, इस वर्ग को आगे बढ़ाते हैं। राज्य व्यवस्था तो यही ना है, सरकार का काम क्या है? इसी प्रकार से आप इस प्रश्न को देखें, कॉलेजियम क्या है? हाल ही में चर्चा में था सुप्रीम कोर्ट, नहीं, हाल ही में एक जज साहब के पास एक खूब कैश पकड़ाया, भर भर के कैश पकड़ाया, नहीं, और उन पर आरोप लगा कि अच्छा जज साहब का, आप देखिए जज साहब को कहीं होना तो ये चाहिए था, कौन पर एफआईआर हो जाना चाहिए था। भाई आपके पास कैश गया, ईडी ताबड़तोड़ ईडी जाना चाहिए था। नेताओं पर जब ईडी जा सकता तो उन पर क्यों नहीं? ये आया कहां से पैसा? आपकी सैलरी है 2 लाख रुपए और आपके पास भर भर के कैश पकड़ा रहा है, तो आया कहां से? लेकिन जज साहब को ट्रांसफर कर दिया गया इलाहाबाद हाई कोर्ट में और सबसे बड़े बेंच में। क्या यह प्रक्रिया क्या न्यायपालिका पर प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर देती है? क्या जनता के मन में न्यायपालिका के प्रति अविश्वास उत्पन्न नहीं कर देती है? क्या कॉलेजियम प्रणाली पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर देती है कि अपने ही भाई भतीजावाद को बढ़ावा दे रही है, अपने ही परिवार वाले को खड़ा कर देती है? नहीं, कॉलेजियम प्रणाली जजों की नियुक्ति से संबंधित है। हाल ही में चर्चा में रहा, कॉलेजियम प्रणाली कहीं सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है, कहीं बुक में है ही नहीं, आर्टिकल संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ कॉलेजियम प्रणाली। आप तो आर्टिकल पढ़ रहे हैं, आप तो 350, कहीं कॉलेजियम का उल्लेख ही नहीं है। आप कॉलेजियम प्रणाली से पूछ रहा है, जो बिगिनर स्टूडेंट्स है तो फैक्चुअल पढ़ करके आए, अब वो कॉलेजियम प्रणाली से प्रश्न पूछा, कॉलेजियम प्रणाली संविधान में है ही नहीं लिखा हुआ, क्योंकि तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से आया है, ये तो न्यायिक व्याख्या है। तो आप लिखेंगे कैसे, समझेंगे कैसे? इसलिए गुरु राज्य व्यवस्था की सबसे अच्छी विशेषता एक ही, करंट से जोड़ते हुए विभिन्न आयामों को आधार बनाते हुए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस पढ़िए। विश्वास दिलाता हूं 7 से 8 क्लास तक जाते जाते, आज तो ओरिएंटेशन है, आज से ही मैं बोल रहा हूं, 7 से 8 क्लास तक जाते जाते आपकी क्षमता लिखने की आ जाएगी। और जहां लिखने की आ गई ना, आधी जंग जीत चुके, आधी जंग से प्रैक्टिस रह जाती है। मेरी कोशिश होगी कि पीटी का 100%, मेरी कोशिश होगी कि पीटी की अगर हम बात करें तो पीटी में से 10 में से 7 से 8 मैक्सिमम 9 क्वेश्चन तक पकड़ में आ जाए, इससे ज्यादा नहीं आने वाला। 10 का 10 नहीं बनेगा, ये भूल मत करना कि हम 100 पर विद्वता हासिल कर चुके हैं। एक प्रश्न गलत होगा ही होगा या नहीं आएगा आपका, यानी कि 80 से 90% प्रश्न बन जाएंगे पॉलिटी का पार्ट का। और मेंस में कोशिश होगी कि आपसे 100% प्रश्न आपसे बन जाए, और ये बन ही जाएंगे। इतनी समझ तो विकसित हो जाएगी कि आप लिख सकते हैं, आप बैठ करके सो करके नहीं आएंगे। इस पूरे क्लास में हम दोनों पे काम करेंगे, पीटी पर भी काम करेंगे, क्योंकि आप मेंस, आप सितंबर में मेरे ख्याल से पेपर होगा, सितंबर में उम्मीद है,
कहा तो नहीं जा सकता है, मान के चलते सितंबर में पेपर होगा, तब तक सिलेबस उसके पहले ही खत्म हो जाएंगे। सितंबर में पेपर होता पीटी बन जाएंगे, और उसके बाद जो मेंस में जो बैठेंगे 71 आज जो 72 में बैठेंगे, जो आगे बैठेंगे, उनके पास प्रैक्टिस का समय बचेगा। आप सिर्फ वो 2 महीना 3 महीना सिर्फ प्रैक्टिस कर लीजिए, कुछ करने की आवश्यकता नहीं बनेगी, आंसर अपने आप आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। ऐसा हुआ है, देखा जाता है क्लास में चर्चा, जो पहले नीचे पहले वाली जो बैच पढ़ चुकी है हमसे, उनसे पूछेंगे तो आपको बताएं कि हमको 10 से 12 क्लास तक जाते जाते हमको लिखने आ गया। ऐसा कोई स्टूडेंट्स नहीं होगा जो लिखता नहीं होगा, हो ही नहीं सकता है। आपके साथ भी यही स्थिति होगी कि आपको लिखने आ जाएगा। बात करते हैं कि राज्य व्यवस्था में हमको पढ़ना क्या है। अब बात उसकी करते हैं कि राज्य व्यवस्था में हमको पढ़ना क्या है। जब मैं सिलेबस की बात करता हूं गुरु, जब मैं सिलेबस की बात करता हूं तो सिलेबस को हम कुछ भागों में तोड़ करके पढ़ते हैं। कुछ भागों में 5-6 खंड है सिलेबस का पूरे राज्य व्यवस्था में। वो 5-6 खंड जो है, पहला खंड है राजनैतिक सिद्धांत। पहला खंड है सिद्धांत का। इसके बिना आप एक कदम आगे नहीं चल सकते हैं, और स्टूडेंट्स यही नहीं पढ़ता है। ईमानदारी पूर्वक बताना दोस्त, जब शुरू किया था, जब किसी ने बताया होगा कि हमको, या आपने सोचा कि हमको इस लाइन में जाना है, और जब आपने बुक पढ़ा होगा या कहीं देखा होगा, तो सबसे पहले कहां से शुरू हो गया? फंडामेंटल राइट्स, नागरिकता, संविधान सभा, यही ना पढ़ा होगा। कभी समाजवाद नहीं सोचा, कभी उदारवाद नहीं सोचा, कभी राष्ट्रवाद नहीं सोचा, समानता, न्याय, स्वतंत्रता, बंधुत्व, इसकी बात दूर दूर तक नहीं आई हमारे दिमाग में, पढ़ा ही नहीं कभी। आपने जब भी शुरू किया होगा तो ज्यादा शुरू किया होगा संविधान कहते किसको हैं, इतने आर्टिकल हैं। जो नहीं पढ़ना वो पढ़ रहे हैं। एक्चुअली गलती यही है, जो नहीं पढ़ना वो पढ़ रहा है, जो पढ़ना वो नहीं पढ़ रहे। इसे एनसीईआरटी की बुक 11th क्लास उठा करके देखिए। 11th में 2 बुक है एनसीईआरटी का, एक है राजनीतिक सिद्धांत और एक है संवैधानिक विकास। एनसीईआरटी से हम आगे जाते नहीं है, एनसीईआरटी मेन है। एक है राजनीतिक सिद्धांत और एक है संवैधानिक विकास। हम एनसीईआरटी के पहले बुक की बात कर रहे हैं जो राजनीतिक सिद्धांत है। देश संविधान से चलता है गुरु, और संविधान जो बना है वह विभिन्न सिद्धांतों पर आधारित है, जिसको वैश्विक मान्यता प्राप्त है। जैसे अगर मैं सिद्धांत की बात करूं, समानता, समाज के सभी वर्गों को समानता का समान अधिकार प्राप्त होगा। मौलिक अधिकार में समानता का उल्लेख है। आर्थिक समानता, राजनैतिक समानता, सामाजिक समानता नहीं है। प्रत्येक जाति, धर्म, लिंग, वंश, जन्म स्थान के आधार पर, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। फंडामेंटल राइट्स में ऑलरेडी उल्लेख है समानता, और समानता राजनैतिक सिद्धांत के तहत है। उसमें सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि जाति, धर्म, लिंग, वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। वहां कहीं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता नहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ। और यह संवैधानिक सिद्धांत है गुरु। एनसीईआरटी के 11th क्लास का पहला जो चैप्टर है, पहला यह दूसरा चैप्टर, वो समानता है। जैसे एनसीईआरटी को आप गोद में रखिए, हमेशा पलटते रहिए एनसीईआरटी। तो राजनैतिक सिद्धांत को पढ़ना क्या क्या है, एक सिलेबस एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। आप पढ़ने से ज्यादा जरूरी है छोड़ना कितना है। सब पढ़ना नहीं है गुरु, ये दिमाग में तो पीसीएस है, विद्वता हासिल करने तो पीएचडी कर लो, फिर सबसे अच्छा है। फिर तो नेट जाओ, पीएचडी करो, ज्यादा अच्छा है। यहां जरूरी है पढ़ने से ज्यादा छोड़ना, कितना छोड़ा जाए और क्या पढ़ा जाए।
तो राजनीतिक सिद्धांत में क्या क्या टॉपिक्स हम लोग को पढ़ना है, तो नोट डाउन कर लेते हैं, लिखें। पहला है समानता, दूसरा है स्वतंत्रता। नहीं, हम लोग नहीं कहते हैं कि स्वतंत्र तो पैदा हुए हैं, नहीं, अपनी शादी में न जाऊं मेरी मर्जी, भाई स्वतंत्र हैं, आप जाकर के ना देखो शादी में, तुम्हारी शादी हो रही हो तो कहा मैं तो स्वतंत्र हूं, मैं क्यों जाऊं शादी में, जाकर के ना देखो तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है, तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। फिर स्वतंत्र कहां है गुरु? वहां से बीवी फोन कर देगी सब्जी लेकर के आओ, और तुम सब्जी लेकर के ना जाओ, तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है तुमको पता भी नहीं चलेगा। ऐसा नहीं होता है, मेरे साथ खूब होता है, हाँ मेरे साथ ये खूब होता है। तो हम कभी कभी सोचते हैं कि मैं स्वतंत्र कहां हूं, कभी क्योंकि मैं पॉलिटिकल स्टूडेंट हूं, तो कभी कभी स्वतंत्रता को लेकर के मैं बड़ा विचित्र की सब कहता कि स्वतंत्र है स्वतंत्र है, तो स्वतंत्र कहां हूं? मुझे कभी कहता है कि बच्चे को संभालो, संभालना पड़ता है, कभी कहता है कि सब्जी लेकर के आओ। एक दिन आ रहे थे तो मैंने कहा कि मैंने झूठ बोला कि देखो मेरा एक्सीडेंट हो गया है, जो मैं नहीं आ सकता, मुझे पकड़ ले, मैं गांधी मैदान थाने में हूं, वो थाने में पकड़ के लेके गया है मुझे। तो कहता है आओगे ना तो उधर से सब्जी लेते आना। तो मतलब उसको ये पूर्ण विश्वास है कि पकड़ाया भी होगा तो निकल जाएगा, लेकिन उसे घर कि घर कैसे चलेगा। प्रत्येक व्यक्ति के लिए सोच अलग अलग होती है, ह्यूमैनिटी में कोई गलत नहीं होता है, अकॉर्डिंग टू प्रश्न आप कितना अच्छा लिखते इसकी खेल है। एक होता है, पहला तो है समानता, दूसरा है स्वतंत्रता, तीसरा है न्याय, जस्टिस। नहीं, कभी कभी हम नहीं कहते हैं भगवान ने मेरे साथ तो बहुत अन्याय कर दिया है। आपको कभी कभी खाना न मिले, भंडारे में जाए और वहां भंडारा में खाना खत्म हो जाए, तो भगवान ने तो मेरे साथ बहुत अन्याय कर दिया है। कोर्ट में मुजरिम कहे नहीं आपने मेरे साथ अन्याय कर दिया है, जज को बोले कि मेरे साथ अन्याय कर दिया है। नहीं, समाज में कहे कि तुमने मेरे साथ अन्याय किया है। ये न्याय की परिभाषा ही बदलती रहती है समय समय पर, कभी एक्चुअल परिभाषा नहीं है न्याय की। आप सोच करके देखिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए न्याय अलग अलग है। अब प्रत्येक समय पर न्याय की परिभाषा बदल रही है गुरु। कोर्ट में न्याय की परिभाषा अलग है, घर में न्याय की परिभाषा अलग है, सामाजिक स्तर पर न्याय की परिभाषा अलग है। कि आप लैंगिक आधार पर यदि भेदभाव करते तो आप अन्याय कर रहे हैं, जातिगत आधार पर भेदभाव करते तो आप अन्याय कर रहे हैं। न्याय की परिभाषा समय समय पर बदल रही है, और उसी समय समय बदलते परिभाषा के आधार पर लेखन में प्रयोग करना होता है। हर जगह एक ही प्रयोग नहीं कर सकते आप। लैंगिक आधार पर तो लैंगिक वाले में प्रयोग करेंगे, जातिगत तो जातिगत वाले में प्रयोग करेंगे। इसे न्याय बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप प्लेटो की एक पुस्तक है द रिपब्लिक, उन्होंने एक किताब लिखी द रिपब्लिक, और द रिपब्लिक की शुरुआत ही जो होती है उसकी प्रस्तावना ही न्याय से। राज्य के लिए सबसे आधारभूत तत्व न्याय को मानते हैं। और उस प्रस्तावना में पढ़ करके देखिए, सभी नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता प्रदान करेंगे। नहीं है, अवसर की समता प्राप्त होगी, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय प्राप्त होगा। नहीं है, स्वतंत्रता प्राप्त होगी। एनसीईआरटी का 11th क्लास का तीसरा चैप्टर, ये तीसरा, ये चौथा चैप्टर न्याय है। पहला काम करना है कि हमको राजनीतिक सिद्धांत को समझिए, संविधान का सारा पाठ समझ में अपने आप आ जाएगा।
और अप्लाइड आर्टिकल पढ़ना है, आर्टिकल नहीं पढ़ना होता, सिर्फ अप्लाइड आर्टिकल कि हम इसका प्रयोग कहां कहां कर रहे हैं। तो न्याय हो गया। चौथा है उदारवाद। उदारवाद, समाजवाद, उदारवाद, समाजवाद। क्लियर? आपने कई बार समाजवाद का नाम सुना होगा और आप लोग कहते होंगे मैं तो बड़ा सोशलिस्ट हूं, मैं तो बहुत बड़े समाजवादी हूं। नेहरू साहब कहते थे कि मैं तो ही सबसे बड़ा समाजवादी हूं। गांधी जी कहते थे मैं समाजवादी हूं। अधिकतर लोग समाजवादी टोपी भी पहनते हैं। कई राजनीतिक दलों का नाम ही समाजवादी दल के नाम से ही कई राजनीतिक दल हैं। और किसी ने एक बड़ा अच्छा डिफिनीशन समाजवाद के, एसी जोड ने एक डिफिनीशन दिया था समाज की, एक ऐसी टोपी है जिसको प्रत्येक व्यक्ति ने अपने अपने तरीके से पहना है। समाजवाद की एक्चुअली डिफिनीशन है ही नहीं, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति समाजवाद स्थापित करना चाहता है और समाजवाद की डिफिनीशन नहीं। समय परिस्थिति में बदलती रही है और पूरा संविधान जो है इन्हीं कुछ प्रमुख सिद्धांतों पर आधारित है। पूरे संविधान में समाजवाद है, पूरे संविधान में उदारवाद है, पूरे संविधान में स्वतंत्रता, समानता और न्याय है। इसके अतिरिक्त भी कई और प्रमुख सिद्धांत है संविधान में। जैसे अगर हम बात करें तो अखंडता, ये भी है। अगर हम बात करें संप्रभुता, ये भी। राष्ट्रवाद, ये सारे टॉपिक संविधान से जुड़े हुए हैं। इसे कोशिश करेंगे हम कि इन राजनैतिक सिद्धांतों को साथ साथ जोड़ते हुए पढ़े, संविधान को समझें। पहला काम तो हमको ये करना है। तो अगर हम सिलेबस को बांटते हैं तो पहला पार्ट हो गया सिद्धांत, राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांत में हमको 5-6 टॉपिक पर जोर देना है, जो हमने 5-6 टॉपिक अभी लिखा है। दूसरा पढ़ते हैं संविधान। आप जो शुरू करते हैं वो यहीं से शुरू करते हैं। दूसरा पढ़ते हैं संविधान। अच्छा, संविधान में क्या क्या पढ़ते हैं? जब हम संविधान की बात करें तो संविधान में क्या क्या पढ़ते हैं? तो संविधान में पढ़ते हैं कि संविधान है क्या, ये ना करते हैं। संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान की विशेषता क्या है, संविधान का उद्देश्य का प्रस्ताव क्या कहता है, संविधान सभा काम कैसे की। आमतौर पर तो यही ना पढ़ते हैं। अगर मैं पूरे संविधान का एक डायमेंशन, एक आयाम बनाऊं और उसके बाद सारा क्वेश्चन उठा करके देख लीजिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। जैसे मैं अगर इसका मैं आयाम बताऊं संविधान का, तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? तो सबसे पहले परिचय, संविधान कहते किसको, सबसे पहले तो यही ना पढ़ेंगे। संविधान की परिभाषा क्या है? तो हम लोग आमतौर पर कहते हैं कि संविधान की परिभाषा मतलब वो लिखित दस्तावेज है जिसमें नियम कानून लिखा हुआ है, जिसे देश चलता है। इतना रद्दी परिभाषा है, इतनी गलत धारणा है। और जिसमें नियम कानून लिखा हुआ है, जिससे देश चलता है, तो ये मान के चलो तो फिर उत्तर कोरिया गलत कहां है? वहां भी तो नियम कानून है। फिर चाइना गलत कहां है? तो जो तानाशाही व्यवस्था वाला जो देश है, युगांडा का जो व्यक्ति तानाशाह था वो गलत कहा था, हिटलर फिर गलत कहां है? जब गलत नहीं है तब फिर हम संविधान की जब परिभाषा दे रहे तो वो भी, तब ये वहां का भी संविधान गलत नहीं तो भारत का भी संविधान गलत नहीं, इसको तो मानना पड़ेगा आपको। तो जब मानते हैं तो फिर हिटलर की आलोचना क्यों? जब मानते हैं तो उत्तर कोरिया के शासक की आलोचना क्यों? संविधान का मतलब कभी लिखित और अलिखित भी हो सकता है। ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, तो क्या डेमोक्रेसी नहीं है ना? जो विभिन्न सिद्धांत पर आधारित हो, जिसको वैश्विक मान्यता प्राप्त हो उस सिद्धांत को, और जिसके माध्यम से देश चलता हो,
वह संविधान है। सिर्फ लिखित नहीं हो सकता है संविधान, सिर्फ नियम कानून नहीं है संविधान। संविधान एक लिविंग डॉक्यूमेंट्स है, जीता जागता एक डॉक्यूमेंट्स है, जिसकी हमेशा प्रामाणिकता तय होती है, जिसकी व्याख्या होती है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, जो समय और परिस्थितियों के आधार पर बनी है, जिसमें परिवर्तन होता है और तब देश चलता है। संविधान सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक किताब है और ला के रख दिया, लाओ जी एक पुस्तक ला के रख दिया और उसी से काम चलेगा। अगर ऐसा है तो फिर उत्तर कोरिया भी गलत नहीं है, फिर जो भी तानाशाही व्यवस्था वाला देश है वो भी गलत नहीं है, फिर वो भी नियम कानून से चल रहा है। तो भारत का अलग कैसे है? यह पहला काम है कि संविधान कहते किसको। दूसरा काम होता है कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ। मैं सिलेबस को पूरा तोड़ रहा हूं, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमको पढ़ना क्या है एक्चुअली। दूसरा काम है संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान की विशेषता क्या है, इसकी विशेषता क्या है संविधान की। चौथा हो गया कि संविधान के संबंध में अन्य प्रावधान क्या है। आपने यहां से कई प्रश्न सुने होंगे या देखे होंगे, जैसे संविधानवाद किसको कहते हैं। यूपीएससी 2013 में प्रश्न आ चुका है संविधानवाद। संवैधानिक नैतिकता किसको कहते हैं, यह भी प्रश्न आया हुआ यूपीएससी में। और बीपीएससी के 64वीं या 65वीं बीपीएससी में संविधानवाद से प्रश्न पूछा गया है, और ये कहीं किसी बुक में नहीं मिलेगा आपको, ना तो एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी खामोश है, यहां पर लक्ष्मीकांत खामोश है, कोई भी जो आप बुक फॉलो कर रहे हैं कहीं पर अवेलेबल नहीं है। संविधानवाद, संवैधानिक नैतिकता, ये है ही नहीं उपलब्ध। आप सोच करके देखिए कि जिस स्टूडेंट्स एग्जाम में बैठा हो और उसके समक्ष संविधानवाद शब्द आ जाए तो उसको तो समझ में नहीं आ रहा कि पूछा क्या है ये, क्योंकि उसने पढ़ा ही नहीं है ये चीजें, अब वो लिख ही नहीं पाएगा। इसीलिए पहला काम होता है कि इसके आयाम को तोड़िए। जब आप पढ़ रहे हैं तो उसको तोड़ना सीखिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं, प्रश्न कहां से बन सकता है। अब जैसे संविधानवाद क्या है, संवैधानिक नैतिकता किसको कहते हैं, संवैधानिक नैतिकता क्या है, क्लियर। संविधान कैसे जीवंत है, संविधान की जीवंतता कैसे तय करेंगे। अभी मैंने कहा ना लिविंग डॉक्यूमेंट से कुछ देर पहले, कैसे जीवंत है संविधान, तो संविधान की जीवंतता कैसे तय करेंगे हम। नहीं, आज कई बार आप सुनते होंगे संविधान की आलोचना भी खूब होती है। कोई कहता उधार का थैला है, कोई कहता ब्रिटिश की देन है, नहीं तो इसकी आलोचना भी खूब होती है। हर टॉपिक में आलोचनात्मक पक्ष जरूर देखेंगे, लेखन शैली तभी विकसित होता है, इसको कहते हैं क्रिटिकल एनालिसिस। अगला टॉपिक इसमें देखेंगे आलोचनात्मक पक्ष। जैसे उधार का थैला है, जैसे आपका वकीलों का स्वर्ग है। आप सोच करके देखो, उठा लो सारा क्वेश्चन, सारा प्रश्न, यूपीएससी का, बीपीएससी का, जितना प्रश्न आपको अवेलेबल हो, स्टेट पीसीएस का, यदि संविधान से पूछा होगा तो इससे बाहर कहीं नहीं पूछा होगा और न पूछेगा। चाहे पीटी का एग्जाम्स हो, चाहे मेंस का एग्जाम्स हो, जब भी पूछेगा तो यहीं से पूछेगा, इसके अलावा कहीं से नहीं पूछेगा। समझ करके देखिए, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग सिर्फ 2 ही टॉपिक यहां पढ़ रहे थे, जो
और स्टूडेंट्स शुरुआत करता है या जो पढ़ रहा साल भर तो समझ में नहीं आता स्टूडेंट्स को, पढ़ता है तो यही 2 टॉपिक पढ़ करके निकल जाता है और उसको लगता है कि हमने विद्वता हासिल कर ली। नहीं, ज्यादातर तो यही ना पढ़ता है। संविधान सभा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से उठाते हैं, 1935 तक आ जाते हैं, रट्टाफिकेशन कर लेते हैं और उसके बाद 1935 के बाद 1947 थोड़ा बहुत देख लेते हैं और सीधे संविधान सभा में आ जाते हैं और संविधान सभा में सदस्य स्रोत याद करके निकल जाते हैं। उसके बाद कहीं कुछ नहीं देखते। ये कभी नहीं सोचते हैं कि संविधान सभा ने कैसे राष्ट्रीय एकता को जन्म दिया है। संविधान सभा जैसे संसद राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है, संविधान सभा भी कभी राष्ट्रीय एकता का प्रतीक रहा है। ये कभी नहीं सोचते हम। और जब नहीं सोचेंगे प्रश्न नहीं बनेगा। पीसीएस आपसे कहता है एनालिसिस कीजिए, चिंतन कीजिए उस पर कि जब संविधान सभा बना तो संविधान सभा ने संविधान का तो निर्माण किया, इतने विभिन्न भाषा वाले देश में, इसने इतने विभिन्न संस्कृति वाले देश में एकल संविधान जिससे पूरा देश बंधा हुआ है। संसद भी कानून का निर्माण करता है, पूरे देश के लिए संसद कानून का निर्माण करता है। तो जिस प्रकार संसद राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है, क्या संविधान सभा को राष्ट्रीय एकता का प्रतीक नहीं मान सकते हैं? माना जा सकता है गुरु। हम आगे चर्चा करेंगे, अभी तो हम पूरा सिलेबस का विश्लेषण कर रहे हैं। ये पूरे संविधान में आपको यही पढ़ना है। इसी में एक और पढ़ना है, इसी में एक और पढ़ना है प्रस्तावना, जिसको आप उद्देशिका कहते हैं। उद्देशिका इसी का, आप उद्देशिका कहिए, प्रस्तावना कहिए। और जब उद्देशिका को तोड़ेंगे तो उसका भी बड़ा आयाम बनेगा। तो सिलेबस को हम 4-5 भाग खंडों में तोड़ रहे हैं। तो 3 खंड तो हो गए। एक चौथा खंड है प्रावधान, प्रोविजंस, कि संविधान में क्या क्या प्रोविजंस किए गए और उसी प्रोविजन से कई प्रश्न आए हैं और आते हैं, हमेशा हर साल आते हैं। और मैं प्रश्न दिखाओ, भी कुछ देर पहले भी दिखाया था, मैं वो सारे प्रश्न आपके समक्ष लेकर के आऊंगा कि 68 में कैसे पूछा गया है, 69 में कैसे पूछा गया है और 70 में कैसे पूछा गया है और कहां कहां से आया है। चौथा टॉपिक है प्रावधान। जब हम प्रावधान की बात करते हैं गुरु, तो 4 प्रावधान पढ़ने हैं, प्रोविजंस पढ़ने हैं। 4 प्रावधान पढ़ने हैं। इसी में आप भाग 1, भाग 2, भाग 3 ऐसे करके आप बांट सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। पहला प्रावधान पढ़ना है राज्य के संबंध में। पहला प्रावधान पढ़ना है राज्य के संबंध में प्रावधान, राज्य संबंधी प्रावधान। अच्छा, मैं नोट्स लिखवाते चलूंगा, ये नहीं कि हां मैं आया और लेक्चर दिया और चला गया। नहीं गुरु, नोट्स तैयार होते चले जाएंगे, यही नोट्स काम आएगा। एक्चुअली होता क्या है, यहां तक तो याद रहता है, उसके बाद ना बाहर भूल जाते हैं, दरवाजे के बाहर भूल जाते हैं। ये नोट्स आपको तब तक, आपको सिर्फ इतना करना होगा कि उसमें करंट बीच में जब कोई घटना, कोई करंट जोड़ दीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कहां से हम जोड़ सकते हैं। नोट्स जरूर तैयार कीजिएगा, यही आपको बचाएगा। तो हम लिखवाते चलेंगे साथ साथ, जैसे सिलेबस को बांट रहे हैं हम, साथ साथ नोट्स में पूरा लिखाते चलेंगे। पहला, राज्य संबंधी प्रावधान। राज्य के संबंध में कभी कभी आप सुनते हैं बिहार से झारखंड का निर्माण हुआ, क्यों हुआ? कभी कभी मिथिलांचल की मांग सुनने में आ रही होगी, नहीं, यूपी से उत्तराखंड, एमपी से छत्तीसगढ़, 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना, 14 स्टेट से बढ़कर के 28 स्टेट्स। क्यों? क्या कारण रहा है? क्यों कभी कभी लोग कहता है कि छोटे छोटे राज्य बना देने चाहिए? क्यों भाषा के आधार पर राज्य की मांग की गई? तमिलनाडु का निर्माण, आंध्र प्रदेश, सभी आंध्र प्रदेश का निर्माण नहीं, पंजाब, हरियाणा,
नहीं। गुजरात का निर्माण महाराष्ट्र से नहीं। क्यों निर्माण होती है? ये सब का उल्लेख संविधान में है। संविधान का भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 राज्य संबंधी प्रावधान करता है। इसीलिए हम प्रावधान को 4 भागों में बांटे। अगर हम आर्टिकल वाइज बांट ले, भाग वाइज बांट ले, तो आप इसको कह सकते हैं कि भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक में ये प्रावधान। सिर्फ ये 4 नहीं याद रखना। अनुच्छेद 1 किसको कहते हैं, अनुच्छेद 2 नथिंग। ये पढ़ना है भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण क्यों किया जाता है, क्यों मांग होती है, क्यों झारखंड का निर्माण हुआ। यदि मिथिलांचल की मांग की जा रही है तो उसके पीछे तर्क क्या है और अपना विचार क्या देंगे आप। क्यों गोवा जैसे छोटे छोटे राज्यों की मांग की जाती है। रीजंस ढूंढने होते हैं राज्यव्यवस्था में। सिर्फ आपसे 1 2 3 4 नहीं पढ़ने होते हैं। जहां 1 2 3 प्रश्न आता ही नहीं है, 1 2 3 4 वो कभी कभी 10 में से एग्जाम में से एक बार पूछ लिया, वैसे भी आगे चलेंगे तो आर्टिकल वाइज पढ़ते चलेंगे तो याद होता चला जाएगा। संघ कहते किसको है, राज्य की परिभाषा क्या होती है। भारत को यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है यूनियन ऑफ स्टेट्स भाई? अमेरिका को फेडरल ऑफ स्टेट क्यों कहा जाता है? फेडरल और यूनियन में अंतर क्या होता है? कुछ तो होता होगा ना अंतर। वो भी राज्यों का संघ, भारत भी राज्यों का संघ, लेकिन अब वो फेडरल, हम यूनियन। दोनों में अंतर क्या है? कुछ दिनों पहले एक विपक्ष के नेता है, उन्होंने बोल दिया था कि भारत तो राज्यों का संघ है। उन्होंने यूनियन शब्द नहीं बोला, उन्होंने बोला कि भारत तो राज्यों का संघ है। उस पर लेकर के विवाद खड़ा हो गया कि राज्यों का संघ है तो संघ का मतलब है तो जब समूह बना रहे तो हम अलग भी हो सकते हैं। जैसे अमेरिका में टेक्सास ने कहा हमको तो अलग कर दो भाई। बाद में कई राज्य का, जम्मू कश्मीर लंबे समय तक लड़ा, नागालैंड लंबे समय तक लड़ा, हमको अलग कर दो। गुड्डे गुड़ी की खेल है क्या? अलग कर दो। आ सकते हो, जाने नहीं देंगे तुमको हम। अब ऐसा है ना भाई, पकड़ के रख लेंगे, जाने तुमको नहीं देंगे हम। तुम जितना लड़ो, ज्यादा लड़ोगे तो फसपा लागू कर देंगे, मारेंगे तुमको हम। ज्यादा कुछ करोगे तो क्या करेंगे? उठा करके जेल में डाल देंगे। ज्यादा होगा तो कुछ और। 1947 वाला भारत थोड़े ना है कि हां अलग हो जाइए। नहीं, शामिल कर सकते हैं। अभी पूरा देश में तनाव चल रहा है। मॉक ड्रिल कल है, कल मॉक ड्रिल है ना, आज तो नहीं है। कल तो फिरोजपुर में हुआ था मॉक ड्रिल, पटना में भी कल मॉक ड्रिल होगा। मॉक ड्रिल है। अब सबको लग रहा है कि अब युद्ध होगा। मॉक ड्रिल का 71 के बाद तो मॉक ड्रिल अब हो रहा है, मॉक ड्रिल हो रहा है। अब आपको लगेगा युद्ध होगा तो एक उम्मीद जगे, अच्छा इस बार तो पीओके को तो हम ले ही लेंगे। एक उम्मीद जगे कि हमसे जो दुश्मन है वो थोड़ा कमजोर है सैनिक क्षमता में, तो इस बार पीओके। अब सोच लो कि पीओके को हम ले लेंगे। वो कहता कि ये तो मेरा क्षेत्र है, वो तो कहता आजाद है लेकिन नियंत्रण हम रखे पड़े हैं। भारत कहता है कि नहीं तो मेरा है, तुमने गलत कब्जा कर रखा था, इसलिए हम इसको मिला लेंगे। भारत में शामिल तो हो सकते हैं गुरु, अलग नहीं हो सकते। हालांकि संसद तय करती है कि कोई क्षेत्र दिया जा सकता है। जैसे 3 बीघा कॉरिडोर का समाधान ढूंढा बांग्लादेश के साथ। मैंने कहा ना, जो करंट में चलेगा वो जुड़ेगा। जो भी करंट में घटना हो रही है वो संवैधानिक पहलू से जुड़ करके आ रहा है, क्योंकि देश संविधान से चलता है। तब पहला तो गया राज्य संबंध में 1 से 4। दूसरा है नागरिकता संबंधी। अभी भारत ने घोषणा के, भारत सरकार ने घोषणा, जो पाकिस्तानी नागरिक हो जाओ, 45-40 वर्ष यहीं शादी कर लिया, यहीं बच्चे पैदा हुए, यहीं पर वोटी भी कर, आधार कार्ड, वोटर सब बन गया, अब फिर भी करा तुम जाओ। तो जब वोटर आईडी बन गया तो भारत का नागरिक होना चाहिए कि भारतीय नागरिक ही वोट दे सकता है, कोई और नहीं दे सकता। तब क्यों जाने के लिए कहा गया? अब क्यों जा रहे हैं? रीजन है कि भारत सरकार ने वो लीगल वोट
वोटर आईडी बनाया है, भारत सरकार ने उसको नागरिकता दी ही नहीं, जैसे अदनान सामी को दी थी। कई लोगों ने नागरिकता अप्लाई किया लेकिन भारत सरकार ने दी ही नहीं। अगर एक अनुमान, जो मैं अनुमान व्यक्त कर रहा हूं, किसी रेशियो नहीं बता रहा है किसी संस्था का, भारत में 4 से 5 लाख लोग पाकिस्तान के नागरिक भारत में, अब बड़ी संख्या में जा रहे हैं, कुछ शादी कर ले, कुछ चोरी कुछ छुपे हुए हैं। बांग्लादेश के कई नागरिक, अब संख्या लाखों में है, सरकार का होम मिनिस्ट्री का एक अनुमान था कि 40 से 50 हजार हैं, लाखों नागरिक भारत में। अगर नागरिक है गुरु, तो उसको भी वही सुविधा मिलनी चाहिए जो हम लोग को मिलती है, फिर क्यों नहीं मिलती? भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता के संबंध में प्रावधान करता है। सीए का नाम सुने होंगे, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। कोई का होने चाहिए, कोई करा नहीं होनी चाहिए, कोई राज्य करा नहीं लागू करने देंगे, कोई करा नहीं लागू होना चाहिए। ये जितने टॉपिक आप जो पढ़ेंगे पाकिस्तान वाले मुद्दे, मैंने कहा ना, हर मुद्दा करंट से जुड़ा हुआ है। अब बिना करंट के आप इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था की कल्पना नहीं कर सकते हैं गुरु, लिख ही नहीं पाएंगे आप, समझ ही विकसित नहीं होगी। हर मुद्दे को करंट से जोड़ करके पढ़िएगा, इसलिए आपकी करंट भी यहां से जुड़ती चली जाती, वो भी मजबूत होता चला जाता है। भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता का प्रावधान करता है, किसको नागरिकता दी जाए, किसके न दी जाए, किसे छीन ली जाए। अभी चर्चा में है नागरिकता, जो चर्चा में रहता है ना, एग्जाम में प्रश्न बन जाते हैं, आने की संभावना बनती है, तो नागरिकता चर्चा में है। तीसरा टॉपिक है वह है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। अच्छा, मौलिक अधिकार को लेकर के बड़ा लोग सजग है भारत में भी, तो नहीं। इसी में आप कभी पढ़ते हैं आर्टिकल 21, आपने पढ़ा होगा, अनुच्छेद 21, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, नहीं, शोषण के विरुद्ध, शोषण का अधिकार नहीं, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण का अधिकार कोई देगा क्या? संभव है क्या? शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अभी वक्फ संशोधन अधिनियम आया था, कल ही सीजीआई साहब का कहा कि हम नहीं सुनेंगे, मेरे पास समय नहीं है, अगला जो गवई साहब बनेंगे वो सुनेंगे इसको। भाई उन्होंने हाथी खींच लिया सुनवाई से। हाल ही में संसद ने वक्फ संशोधन अधिनियम लागू किया, पारित किया, उसकी समीक्षा कोर्ट में गई। संजीव खन्ना साहब जो सीजीआई है, उन्होंने कहा हम इस पर अभी बहुत विचार करने की जरूरत है, मेरे पास समय नहीं है कि मैं इस पर कोई निर्देश दूं। अचानक संजीव खन्ना साहब को क्या हो गया, जो एकदम एग्रेसिव माइंड में थे कि हम इस पर तो आदेश ही, पहले ही सुनवाई में आदेश देने वाले थे, अंतरिम आदेश जारी करने वाले थे रोक पर, और अचानक संजीव खन्ना एकदम शांत हो गए और कहे नहीं, अगले आने वाले जो है ना सीजीआई वो सुनेंगे, मेरे पास समय नहीं है, अब 13 को 12 को तो मैं रिटायर कर जाऊंगा, 12-13 को। क्या हो गया वक्फ संशोधन अधिनियम पर? क्यों इस पर है जो याचिका दायर की गई, क्यों इसको लोग धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ मान रहे हैं? क्यों कह रहा है कि फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है? इसीलिए जो आप ये कहीं संविधान में, आप कॉन्स्टिट्यूशन में है लिखा हुआ, आप जो आर्टिकल पढ़ते कहीं है लिखा हुआ, उसमें तो सिर्फ लिखा हुआ है 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता, इसके अलावा कहां कुछ लिखा हुआ है? अनुच्छेद 15 केवल धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 16 केवल धर्म के आधार पर लोक नियोजन से आप रोक नहीं सकते हैं। अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39 धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते आप, सबको देना पड़ेगा। तब वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर कितना विवाद क्यों है? यही हम लोग को राज्य व्यवस्था में पढ़नी होती है। यह कहीं नहीं पढ़नी है कि 25 क्या कहता है, 26 क्या कहता है, 27 क्या कहता है, 28 क्या कहता है। वो तो ऐसे भी आना है, दो साथ साथ ऐसे भी आगे चलना है। तो आर्टिकल FR फंडामेंटल राइट्स। अच्छा, कभी कभी आप आर्टिकल 21 का खूब नाम सुना होगा, नहीं? आर्टिकल 21 को लोग सिर्फ इतना पढ़ करके निकल जाते हैं, जो बिगनर है
जीने का अधिकार देता है। और जीने के अधिकार के लिए क्या चाहिए? जीने के लिए क्या चाहिए? साफ हवा, साफ पानी नहीं, भोजन, पोषण युक्त भोजन, स्वास्थ्य नहीं, शिक्षा। भाई पशु की तरह थोड़े ना जिएंगे हम। शिक्षा, ये सभी आर्टिकल 21 का पार्ट है। राइट टू प्राइवेसी, तुम्हारा फोन कोई चेक कर ले, तुम मेरे प्राइवेसी का उल्लंघन कर रहे हो क्या? नहीं, राइट टू प्राइवेसी, पुट्टू स्वामीवाद 2017 राइट टू प्राइवेसी की बात करता है। कहता अच्छा तुम मेरा फोन कभी चेक करके देखना, तुम सब मार के ना भगा दिए जाओगे तो कहना, क्या हो सकता तुमसे संबंधित तोड़ ले, जिसके लिए तुम यहां बैठे हुए हो। नहीं ऐसा होगा। क्यों? कहता मेरे प्राइवेसी का उल्लंघन कर रहे हो। है क्या राइट टू प्राइवेसी? आर्टिकल 21 का पार्ट है। और सोचिए, हम लोग 21 पढ़ते पढ़ते बस इतना ही सोच लेते हैं। कभी आपने HDI का नाम सुना होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये सभी आर्टिकल 21 में है। सब आर्टिकल 21 से जोड़ करके पढ़ना है। आर्टिकल मुझे लगता है कि सारे फंडामेंटल राइट्स में सारा मेन फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 21। कभी कभी मरने का भी मन करता है, नहीं होता होगा, घर से पैसा नहीं आता होगा तो इससे अच्छा कि हम पैदा ही बेकार हो गए। नहीं, कभी कभी इच्छा होती है मर जाते, इससे अच्छा है। राइट टू इथनेसिया का अधिकार आर्टिकल 21 देता है। आपको राइट टू इथनेसिया और मरने में अंतर है दोनों में। उसमें भी मर रहे हो, इसमें मर रहे हो। इसमें मर रहे हो आत्महत्या, इसको सुसाइड बोलेंगे। तुम्हारी गर्लफ्रेंड भाग गई, अब तो हम कोई जीवन ही नहीं है मेरा। बॉयफ्रेंड भाग गया, मेरा कोई जीवन ही नहीं बचा, इसको बोलते हैं सुसाइड। IPC की धारा 309 सुसाइड का विरोध करता है। पुराना IPC, नया वाला में तो BNS आ गया, BNSS आ गया। आर्टिकल 21 राइट टू इथनेसिया, इच्छा मृत्यु का अधिकार देता है। अब कहते भैया उसे मरना है, वो तब मरा जाता है, तब कहता है राइट टू इथनेसिया, जब आपका मेडिकल साइंस ये कह दे कि अब इसके पास कोई उपाय नहीं, ये बेड पर ही रहेगा, ये दर्द में ही रहेगा। मेडिकल साइंस जवाब दे दे, उस दर्द से छुटकारा के रूप में इथनेसिया है। जैसे अरुणा सानवा को कहा गया था, हालांकि दिया नहीं गया। जैसे पटना के तारकेश्वर सिन्हा को कहा गया। आर्टिकल 21 इतना बड़ा है, इसे फंडामेंटल राइट सिर्फ ये नहीं है कि 6 अधिकार पढ़ करके निकल गए। फंडामेंटल राइट्स अपने आप में ग्रंथ लिए हुए। तो एक टॉपिक भाग 3 है ना, कितना से कितना, 12 से 35 तक। इसी में आप पढ़ेंगे संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। हालांकि संपत्ति का अधिकार तो है नहीं, लेकिन संपत्ति का अधिकार है भी, और छीना भी गया है। और यहीं से क्रिएट हुआ था मूल ढांचा, यहीं से मूल ढांचा केशवानंद भारतीवाद, इसी में आप पढ़ेंगे। आप जो कभी कभी संशोधन अलग से पढ़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय अलग से पढ़ लेते हैं, नहीं गुरु, सब एक साथ अपने आप चलता चलेगा। किस बाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ये हो गया फंडामेंटल राइट्स। चौथा है DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4, राज्य आप PMCH गए होंगे, PMCH की तरफ से गुजरे होंगे, पहले पुराना देख रहे होंगे, अब नया देख रहे होंगे। नहीं, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हॉस्पिटल है बेड के अनुसार। नहीं, बहुत बड़ा बन रहा है, 5000 बेड है मेरे ख्याल से। अब सोच करके देखो, क्यों सरकार बना क्यों रही है? सरकार आपके लिए सीवेज सिस्टम का निर्माण काहे करती है? सरकार आपके लिए कहती है कि PDS के माध्यम से राशन कार्ड से जाके अनाज ले लो जी, करती है ना भाई। सरकार मजदूरी अधिनियम, मजदूरी क्यों तय करती है, न्यूनतम मजदूरी क्यों तय करती है?
सरकार स्वास्थ्य सुविधा हो, पानी की सुविधा हो, कृषि व्यवस्था में सुधार करना हो, क्यों करती है गुरु? यह जो क्योंकि सामाजिक विकास करने के लिए। और राज्य के नीति निदेशक तत्व भाग 4 यह प्रावधान करता है कि राज्य जो है अपने नागरिकों के विकास के लिए कार्य करेगा। समय पे नहीं करेगा तो अगली बार चुनाव से हटो जी, तुम दूसरा कोई आएगा तो वो करेगा। नहीं होता है ऐसा। इसलिए डीपीएसपी में आप यही पढ़ेंगे, भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक। इसके अलावा एक और है जिसको फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं, नहीं मौलिक कर्तव्य। फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य, ये भी भाग 4 ए अनुच्छेद 51 ए में। ये 5 जो प्रावधान है वो आप देखेंगे सिलेबस में। तो सिलेबस को हमने पहले तो 4 भागों में बांटा। ये 4 भाग, चौथा भाग बहुत बड़ा है, चौथा भाग सबसे बड़ा है। एक और भाग है। तो प्रावधान हो गया, प्रावधान में 4 पार्ट हो गया। पूरा सिलेबस को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं और क्वेश्चंस को भी मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि प्रश्न आ कहां से रहा है। बिना प्रश्न के आपको जब तक प्रश्न ही नहीं बनेगा तो पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता। फिर तो आप विद्वान थोड़ी ना बनना है। क्लियर? अगला एक टॉपिक है शासन। एक टॉपिक है शासन, गवर्नेंस। अच्छा, शासन में 3 इंपॉर्टेंट है, 3 स्तर पर शासन होता है। शासन को इंग्लिश में गवर्नेंस कहते हैं। गवर्नेंस में हमेशा सरकार, जो आप बोलते हैं ना, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, राष्ट्रपति, राज्यपाल, ये जो बोलते हैं वो इसी में आता है। शासन बहुत बड़ा टॉपिक है। शासन में 3 टॉपिक पढ़ने हैं। 3 स्तर पर शासन है। 3 स्तर पर शासन को पढ़ते हैं आप। केंद्रीय स्तर, राज्य स्तर और स्थानीय स्तर पर। शासन को 3 स्तर पर पढ़ना है। पहला स्तर है केंद्रीय स्तर पर। इसी में आप राष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं, इसी में आप उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं। ये सभी आप समझ रही, मैं ये नहीं बता रहा, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि 3 शासन है। मैं आगे लिखवा दूंगा तो और क्लियरिटी आ जाएगी। केंद्रीय स्तर पर शासन है, राज्य स्तर पर शासन है और लोकल स्तर पर शासन है, जिसको आप स्थानीय स्वशासन कहते हैं आमतौर पर। तो त्रिस्तरीय व्यवस्था है। एक्चुअली भारत में पिरामिडियल स्ट्रक्चर है शासन का। अब पिरामिड का मतलब होता है गुरु कि एनर्जी जो है, जैसे आपने आहार श्रृंखला पढ़ी होगी तो आपने उसे पिरामिडियल स्ट्रक्चर पढ़ा होगा। तो आपने देखा होगा कि जो ऊर्जा का जो प्रवाह है वह नीचे से ऊपर की ओर होता है, यही ना होता है ऊर्जा का। यहां पर भी शक्ति का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर हो रहा है और सारी शक्ति जाके केंद्र में निहित है। इसलिए यदि युद्ध हो जाए वर्तमान में और सरकार अनुच्छेद 352 का प्रयोग कर ले तो सारा फंडामेंटल राइट्स आपका समाप्त। राज्य की विधानसभा को भंग कर सकती है, इतनी ताकत आ जाएगी। सारी शक्ति जाकर केंद्र में जाकर निहित हो जाएगी। वो जो भी कानून बनाएगा वही सर्वे से, संवर्ती सूची, राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना लेगा। सारा अधिकार जाकर केंद्र में निहित हो जाएगा। सबसे ऊपर में केंद्र, उसके नीचे राज्य, नीचे स्थानीय। त्रिस्तरीय व्यवस्था शासन का। पहला है केंद्र, दूसरा है राज्य और तीसरा है स्थानीय। यहां इसी 3 को हम ऐसे बांटे, इसे पिरामिडियल स्ट्रक्चर है। इस शासन व्यवस्था में 3 अंग काम करते हैं। इस शासन को चलाने में 3 अंग काम करते हैं, जिसको आप 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। कार्यपालिका, विधायिका, तीनों में कार्यपालिका, तीनों में विधायिका, तीनों में न्यायपालिका है।
भारतीय व्यवस्था इतनी अच्छी बनी हुई है, इतनी सब में कंट्रोल है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का सिद्धांत लागू है भारत में। एक बार यूपीएससी में एक प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय संविधान शक्तियों के पृथक्करण की अपेक्षा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण और समन्वय के सिद्धांत पर कार्य करता है। बताओ। अब हमको समझ में नहीं आ रहा है कि नियंत्रण और समन्वय कहते किसको है, काम कैसे करता है, कैसे लिखेंगे हम, कभी लेखन नहीं विकसित होगी। एक तो ये तीनों व्यवस्था है केंद्रीय स्तर पर, इसको कहते हैं कार्यपालिका, केंद्र में कार्यपालिका, केंद्र में विधायिका जिसको आप संसद कहते हैं, और न्यायपालिका। आप इसको संविधान के अनुसार बांट सकते हैं। भाग 5 में केंद्रीय शासन है, भाग 5 में केंद्रीय शासन है, इसको रख सकते हैं अनुच्छेद 52 से लेकर के 79, नहीं है 79 से लेकर के 123, 124 से लेकर के 147, ऐसे कट सकते हैं आप। केंद्रीय शासन में ये पढ़ना है। इसी केंद्रीय शासन में कार्यपालिका को यदि हम बांटे, कार्यपालिका में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो राष्ट्रपति पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री पढ़ेंगे, उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे, ये ना कार्यपालिका, केंद्रीय कार्यपालिका की बात करें। विधायिका में क्या पढ़ेंगे, संसद के बारे में पढ़ेंगे, लोकसभा राज्यसभा पढ़ेंगे। न्यायपालिका में सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय पढ़ेंगे। तो अगर इन तीनों को हम बांटें, तो कार्यपालिका में हम क्या क्या पढ़ेंगे, एग्जीक्यूटिव बॉडी में क्या क्या पढ़ेंगे, तो राष्ट्रपति पढ़ेंगे। अब आगे अपने आप राष्ट्रपति का टॉपिक अलग से करने की कुछ जरूरत नहीं पड़ती हम लोग को। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति अलग तो नहीं हो गया, ठीक है, जैसी कार्यपालिका पढ़ेंगे अपने आप पढ़ते चले जाएंगे। उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री पढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सिर्फ नाम जानेंगे, ज्यादा उसमें दिमाग नहीं दे रहा है, बस इतना जानेंगे कि इसकी संख्या निश्चित की गई 91वें संविधान संशोधन के द्वारा, ज्यादा उसमें दिमाग नहीं दौड़ाएंगे। कौन कैबिनेट मंत्री बन सकता है, कौन राज्य मंत्री बन सकता है, बस इतना ही, कितने स्तर पर है, बस इतना ही जानेंगे। कार्यपालिका में ये पढ़ेंगे। विधायिका में क्या पढ़ेंगे आप, तो विधायिका में संसद पढ़ेंगे। अब इसी में लोकसभा, राज्यसभा, कुछ देर पहले आपने कटौती प्रस्ताव वाला क्वेश्चन देखा था, वो यही है, संसद में ही, तो संसद को देखेंगे। न्यायपालिका में आप क्या पढ़ेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे। कॉलेजियम वाला जो आपने अभी कुछ देर पहले प्रश्न देखा था ना, वो यही है कॉलेजियम का, सुप्रीम कोर्ट में ही, और उसके माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। इसे मैंने कहा ना, हर टॉपिक जैसी आप सिलेबस बांटेंगे, आपका सारा प्रश्न पता चल जाएगा। अच्छा, ये प्रश्न यहां से पूछा है, ये प्रश्न यहां से पूछ रहा है, अपने आप क्लियर होता चला जाएगा। पहला काम होता है कि हमको पढ़ना क्या, पहले ये तो देखें कि पढ़ना क्या है। कार्यपालिका में हो गया, केंद्रीय कार्यपालिका में। राज्य कार्यपालिका में क्या क्या हो सकता है, राज्य में क्या क्या हो सकता है, फिर राज्य में फिर ये 3 आएगा, राज्य में फिर ये 3 आएगा। पहला कौन आएगा, कार्यपालिका, राज्य कार्यपालिका। दूसरा क्या आ जाएगा, राज्य विधायिका। अब तीसरा फिर क्या आ जाएगा, राज्य न्यायपालिका। कैसे बांटोगे, जैसे कार्यपालिका में राज्यपाल, राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल आ जाएगा, वहां राष्ट्रपति था ना, यहां राज्यपाल। उपराज्यपाल का प्रावधान तो नहीं है, इसलिए यहां नहीं है। सीएम, वहां प्रधानमंत्री है ना, यहां सीएम हो जाएगा। क्लियर। तो राज्य कार्यपालिका हमको 2 ही पढ़ना है। फोकस किस पर करना है, राज्यपाल पर, सीएम पर फोकस नहीं करना है। जहां छोड़ा जा सकता है छोड़ करके निकल जाइएगा, सिर्फ नॉलेज लेकर के निकल जाइए, उसमें दिमाग ज्यादा मत दौड़ाइएगा। जहां रुका जा सकता है अच्छे से रुकिएगा। विधायिका में क्या पढ़नी है, विधानसभा, सिर्फ नॉलेज के लिए पढ़नी है कि विधानसभा की ये शक्तियां, ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। विधानसभा, विधान परिषद, यही। हाई कोर्ट, इसमें भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाने की जरूरत है, सिर्फ इतना ही जानना है कि न्यायाधीश का शपथ राज्यपाल दिलाते हैं, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं,
न्यायाधीश कोलिजियम प्रणाली के माध्यम से चुने जाते हैं। न्यायाधीश हाईकोर्ट को रिट जारी करने का ज्यादा अधिकार है। इति से खत्म। इसके अलावा कुछ हाईकोर्ट में नहीं पढ़नी है। सब पे फोकस करने की जरूरत नहीं होती है। जहां रुका जा सकता है वहां रुके। केंद्रीय वाला में रुकना पड़ेगा आपको, वहां एक एक करके विश्लेषण करना पड़ेगा। यहां पर सिर्फ यहां रुकना पड़ेगा, बाकी सब निकल जाइए जानते हुए। एक क्लास में खत्म तीनों। रुकना कहां है? यहां पर। तो राज्य शासन हो गया, केंद्रीय शासन हो गया। एक तीसरा होता है स्थानीय शासन। तीसरा है स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन में दो है, पंचायत और नगर पालिका। इसको कहते हैं ग्राम पढ़नी है और शहरी पढ़नी। ये दोनों पढ़ना है। तो तीनों स्तर आ गया अब। यानी कि हम जो शासन की जो 3 स्तर की बात कर रहे हैं, आप इसको बोल सकते हैं भाग 5, भाग 6, भाग 9, 9 और 9A, ऐसे करके तोड़ सकते हैं आप। रखना कहां है ये जोड़ने की जरूरत है तो तीनों शासन का पार्ट। इसमें भी आता है, गांव में भी आता है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। गांव में भी कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका है। कैसे? कार्यपालिका मुखिया, विधायिका ग्राम सभा और न्यायपालिका पंचायत, न्याय पंचायत। उसमें भी ये कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। शहर वाले में भी ये कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। ज्यादा फोकस उस पर नहीं करने की जरूरत होती है। तो तीनों स्तर पर आ गया। तो यहां पर अगर हम सिलेबस को बांटें तो एक तो सिलेबस हमारा क्या बटा, तो शासन का तीनों अंग पता चल गया, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। इन शासन को चलाने में किसकी जरूरत पड़ती है? तो कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन, संस्था की जरूरत पड़ेगी। ऐसे तो नहीं चलेगा कि हाँ मर्जी में आया आज तो मजा आ गया दे करके डिसीजन। ऐसा तो नहीं होगा कि बैठे बैठे सरकार को अचानक सपने में आया होगा, जाकर के डिसीजन सुना दिया होगा। नहीं, उसके लिए उसको रिपोर्ट चाहिए, डाटा प्रॉपर चाहिए। नीति बनाने के लिए डाटा चाहिए ना, इसके लिए जरूरत पड़ती है संस्था की। तो एक टॉपिक है संस्था, इंस्टीट्यूशन। संस्था दिखता है ना, निर्वाचन आयोग, क्या बात करते हैं, यूपीएससी, अखिल भारतीय सेवा, आजकल ईडी, आजकल सीबीआई, क्यों नहीं दिखता है? एनआईए, पहलगांव में हमला हुआ, एनआईए जांच कर रही है। एकदम सब जगह दिखती है बिना। अच्छा, अगर संस्था नहीं है तो बनाया जाता है, संस्था बनाई जाती है। दिल्ली में अभी पटना मेट्रो बन रहा है, तब पटना मेट्रो संस्था नहीं बनाई गई, मेट्रो का संचालन करेगी। जैसे दिल्ली में डीएमआरसी, संस्था बनाई जाती है क्योंकि हमको संचालन करने के लिए हमको अब जब आप प्रबंधन में जाते हैं, आप घर में देखिए ना, जब शादी विवाह हो तो एक को कहते तुम टेंट वाला काम कर लेना जी, तुम हलवाई वाला काम कर लेना जी। आप बांटते हैं काम को, एक व्यक्ति सारा काम ले ले तो कर पाएगा? संस्थाएं, प्रत्येक संस्था अलग अलग काम करती है, रिपोर्ट देती है, यह संसद द्वारा बनाई जाती है, कभी कभी सरकार द्वारा भी बनाई जाती है। क्लियर? ये बनाई जाती है ताकि काम को सुचारू और आसानी से किया जा सके। संस्थाएं इसीलिए बनती है। जैसे अगर मैं संस्था की बात करूं तो 2 प्रकार की संस्था होती है। जिसका संविधान में उल्लेख हो उसको कहेंगे संवैधानिक संस्था, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जिसका संविधान में उल्लेख हो संवैधानिक संस्था बोलेंगे। जैसे इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, कैग, वित्त आयोग, नेशनल काउंसिल ऑफ शेड्यूल कास्ट, नेशनल काउंसिल ऑफ बैकवर्ड कास्ट, नहीं आ जाएगा। तो ये जो संस्था आती है जिसका संविधान में उल्लेख हो,
और जिसमें परिवर्तन करने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, विशेष बहुमत द्वारा संशोधन करना पड़ेगा, तब जाकर उसको संवैधानिक संस्था बोलेंगे। जैसे कभी कभी तो डायरेक्ट प्रश्न आता है, इनमें कौन सा संवैधानिक संस्था है, कौन सा संवैधानिक संस्था नहीं है, पीटी में डायरेक्ट प्रश्न आता है ऐसा। तो जैसे इलेक्शन कमीशन, जैसे स्टेट इलेक्शन कमीशन, यह भी संवैधानिक संस्था है। जैसे यूपीएससी, आप यहां पर जिसके लिए आए हैं वो संवैधानिक संस्था के पार्ट बनने के लिए आए हैं, उस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के पार्ट बनने के लिए आए हैं। चाहे वो यूपीएससी में जाए, चाहे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसके अध्यक्ष का नियुक्ति अगर यूपीएससी की बात करें तो राष्ट्रपति, और राज्य स्टेट पीसीएस की बात करें तो राज्यपाल। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आप उसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के पार्ट बनने के लिए यहां आए। स्टेट पीसीएस हो गया, आपका कैग, आपका फाइनेंस कमीशन, नेशनल काउंसिल ऑफ शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ये सभी जो आता है उसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलते हैं। अगर हमको कहेगा अच्छा सब पढ़ना है क्या, जानना जरूरी है। फोकस अगर करने के लिए अगर बोले कि किस पर हमको फोकस करने की जो, मैंने कुछ शुरू में कहा ना, पढ़ने से ज्यादा जरूरी है छोड़ देना। कहां छोड़ सकते हैं आप, तो आप इसको छोड़ सकते हैं, सिर्फ जानना जरूरी है। इसको भी छोड़ सकते हैं आप, सिर्फ जानना जरूरी है। इस पर भी ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। फोकस कहां करना है, यहां करना है, यहां करना, यहां करना है। 3 पर फोकस करना, बाकी छोड़ करके निकल सकते हैं आप। अभी हाल ही में अभी तो सुन रहे होंगे, 1 नेशन 1 इलेक्शन, रेवड़ी संस्कृति। मैंने अपनी किताब में इस पर विशेष तौर पर जोड़ दिया है, और खास करके विशेष रेवड़ी संस्कृति हो या अन्य हो, सब पर बड़ी गहराई से लिखा है। कारण है उसे प्रश्न बनते दिखते हैं। 1 नेशन 1 इलेक्शन चर्चा में है। अभी हाल ही में रामनाथ कोविंद साहब का कमेटी बनी थी, उन्होंने रिपोर्ट भी दे दी। नहीं तो इसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जिसका कॉन्स्टिट्यूशन में उल्लेख रहेगा। क्लियर? एक संस्था तो ये हो गया। अब इसका अपना काम चुनाव कराना, इसके ज्यादा और क्या काम है? इलेक्शन कमीशन का चुनाव कराना। यूपीएससी का काम क्या है? तो सिलेक्शन करना, ग्रुप ए अधिकारियों की नियुक्ति करना। स्टेट पीसीएस का उद्देश्य क्या है? तो राज्य के लिए ग्रुप ए कर्मचारियों की नियुक्ति करना। नहीं, कैग का काम क्या है? तो सरकार के खर्चों का काम करना। अब ये थोड़े ना इसका काम कर रही है। हाँ, कौन? हाँ, क्योंकि बनाया ही गया है संविधान के द्वारा, और कोई कानून या दूसरा परिवर्तन होगा तो संसद के माध्यम से ही परिवर्तन होगा, जब भी होगा तो। अब आप देश में तो 3 ही शासन चलाने के लिए तो 3 ही अंग है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो उसकी अब कैग का जो रिपोर्ट आएगा तो कहां जाएगा? संसद के पास जाएगा। अब सरकार ने घोटाला किया कि नहीं किया पता चलेगा ना भाई, नहीं वो सब बहस होगी ना भाई। तो ये सारे कार्य जो होंगे तो ये इसको कहेंगे संवैधानिक संस्था। दूसरा होता है गैर संवैधानिक संस्था, जिसका संविधान में उल्लेख नहीं हो लेकिन बनाया जाता, इसको कहेंगे गैर संवैधानिक संस्था। अब ये 2 तरीके का होता है गैर संवैधानिक। अब संवैधानिक को गैर में तो पता चल ही जा रहा है, जिसका उल्लेख है वो संविधान में, जिसका नहीं है वो गैर, पता चल गया। अब ये 2 तरीके का होता है, एक जो संसद के द्वारा बनाया जाता है और एक केंद्र सरकार द्वारा बनाया जाता है। दोनों में अंतर है। जो संसद द्वारा बनाया जाएगा ना उसको कहेंगे सांविधिक, या उसको कहेंगे वैधानिक। जो संसद द्वारा बनाया जाता है, जैसे ईडी संसद द्वारा बनाया गया, सीबीआई, मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, जो संस्था संसद द्वारा बनाई जाती हो उसको कहेंगे सांविधिक संस्था।
इसमें परिवर्तन करने के लिए संविधान में संशोधन करने की कोई जरूरत नहीं होती। सरकार एक प्रस्ताव लेकर के आ जाएगी, अश्विनी कुमार साहब का पहले सीबीआई का कार्यकाल था 3 साल, पहले 5 साल फिर 3 साल कर दिया गया, फिर उसको बढ़ा करके ऋषि कुमार साहब का, अश्विनी साहब का नहीं, ऋषि साहब का, तो पहले था 5 साल फिर 3 साल, अब फिर इस बार क्या हुआ 3 साल से बढ़ाकर फिर 5 साल कर दिया गया। इसके लिए संविधान में संशोधन करने की जरूरत नहीं पड़ी। सरकार क्या की, प्रस्ताव लेकर के आ गई, बहुमत है पारित करवा दी, जाओ। उसको कहेंगे सांविधिक संस्था, जो संसद द्वारा बनती हो और जिसमें परिवर्तन करने के लिए संशोधन की जरूरत न हो, जिसका उल्लेख संविधान में हो और जिसे परिवर्तन करने के लिए संशोधन की जरूरत हो। यही अंतर है दोनों के बीच में। तो जैसे अगर सांविधिक संस्था की बात करें तो एनआईए, अभी हाल ही में एनआईए चर्चा में है ना, सीबीआई, ईडी, आपका सीबीसी, सीआईसी, आपका क्या बोलते हैं मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, ये जितने भी संस्था है ना वो सांविधिक वोट, उसी को वैधानिक, कहीं कहीं सांविधिक लिखा मिलेगा और कहीं कहीं वैधानिक मिलेगा। तो इसका मतलब है कि इसमें संशोधन करने की जरूरत नहीं पड़ती संविधान में, बस एक प्रस्ताव ले आएगा, सामान्य बहुमत से पारित करा देगा। एक और संस्था होती है गैर संवैधानिक में, जो सरकार के आदेश से बनता है, जैसे पहले योजना आयोग, वर्तमान में नीति आयोग। इसको कहते हैं, एक और संस्था है, इसको कहेंगे कार्यकारी संस्था। कार्यकारी संस्था जो सरकार के आदेश से बनते, जो प्रधानमंत्री के आदेश से बनता है। जैसे योजना आयोग को हटा करके अब क्या कर दिया है, प्रधानमंत्री साहब ने कहा कि अब योजना आयोग की जरूरत नहीं है, अब इसको हटाओ, उसकी जगह नीति आयोग लेकर के आओ। तो नीति आयोग का मतलब क्या है, क्यों लाया गया नीति आयोग? ऐसा तो नहीं है कि उनको रात में सपने में आया होगा, नहीं जी अब योजना आयोग को हटा दो, उसकी जगह नीति आयोग लेकर के। क्या है नीति आयोग का मतलब, क्या कहना चाहता है? तो एक संस्था है नीति आयोग का। फोकस अगर करने कहेगा, किस पर फोकस करें एग्जाम के व्यू से, इसमें तो पता चल गया, इस पर फोकस करने की कहीं जरूरत नहीं है। सिर्फ जानना है कि संसद ने बनाया है, करंट में जान लेना कौन अध्यक्ष है, पहले कौन था, वर्तमान में कौन है, बस इतना ही जानना है, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाने। फोकस कहां करना है, उस वाले पर, नीति आयोग वाले पर। मैंने कहा ना कि ज्यादा जरूरी है कितना पढ़ने से ज्यादा जरूरी है कितना छोड़ना और कहां छोड़ना। सब आप मत पढ़िए, नहीं खत्म होगा सिलेबस कभी, उतना ही पढ़िए जो एग्जाम के व्यू से जरूरी हो। सिर्फ इतना जानना है कि यह करता क्या है, इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, यह पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी कौन अध्यक्ष है, कौन सांविधिक है, कौन संवैधानिक, इतना जानना है। जानना किस पर है, कार्यकारी पर, जानना किस पर, इलेक्शन कमीशन पर, कैग पर, फाइनेंस कमीशन पर। बाकी सिर्फ नॉलेज चाहिए। अगर सब पर फोकस करने की कोशिश कर लिए गुरु, तो मतलब आप किसी पर फोकस नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब होता है पीसीएस में। इसलिए हर बात नहीं पढ़नी होती है और हर बुक भी नहीं पढ़नी है। आपको हम आगे चर्चा करेंगे कि आप कौन से मटेरियल का प्रयोग करेंगे पढ़ने के लिए। तो एक तो ये हो गया कि आपका संस्था आ गया, तो एक टॉपिक और हो गया, वह है संस्था। इतना जानने के बाद एक टॉपिक जो सबसे मुझे लगता है आप सब पढ़ लीजिए और वो टॉपिक ना पढ़े, तो ये मैं विश्वास दिलाता हूं आप एग्जाम में सो करके तो नहीं आएंगे, विशेष करके मेंस के एग्जाम में। पीटी में तो 10 ही क्वेश्चंस रहेगा, वैसे भी इसी से आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा।
शो करके नहीं आएंगे, लेकिन ये भी विश्वास दिलाता हूं कि आपका रिजल्ट नहीं आएगा, ये विश्वास दिलाता हूं। सब एक जगह जाके टिक जाता है, और वह टॉपिक है सिस्टम, वह टॉपिक है प्रणाली। सबका लब्बो लुबाब यही है। जितना आप पढ़ रहे हैं ना, जितना अब तक सिलेबस में लिखे हैं ना 5-6, सब जाकर के टिक जाता है प्रणाली पर। आप तब तक प्रणाली नहीं समझ में आएगी जब तक आपको यह नहीं पता चलेगा। पीटी में 1 से 2 क्वेश्चन प्रणाली से रहता है, 1 से 2 क्वेश्चन प्रणाली से रहता है। मेंस में 3 क्वेश्चंस लिखना होता है, एक में 1 2 3 4 5। अभी मैं क्वेश्चन दिखाता हूं, कहां से प्रणाली से आया कहां से नहीं आया भी मैं दिखा देता हूं। मेंस में मिनिमम 2 क्वेश्चंस प्रणाली से रहेगा, मिनिमम 2 क्वेश्चन 38 मार्क्स का प्रणाली से रहेगा। और पीटी में 1 से 2 क्वेश्चन प्रणाली से रहेगा। अकेले रिजल्ट तय कर देता है, सिर्फ ये अकेले रिजल्ट तय करता है। और अधिकतर स्टूडेंट ने सिर्फ नाम सुना है, इसके बारे में अधिकतर स्टूडेंट की सबसे कमजोर कड़ी अगर कोई होगा, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, तो सबसे कमजोर कड़ी प्रणाली रहेगा। यह सबसे कमजोर कड़ी रहता है। जैसे कभी राज्यपाल के संबंध में विवाद आ गया तो केंद्र राज्य संबंध खराब हो जाते हैं। जैसे कभी भाषाई संबंध विवाद हो गया तो केंद्र राज्य संबंध खराब हो जाते हैं। जैसे आपका कभी नीति आयोग के संबंध में विवाद हो गया तो केंद्र राज्य संबंध खराब हो जाते हैं। कभी नीट का मुद्दा उछल जाएगा, कभी एनटीए का मुद्दा उछल जाएगा। ये सब प्रणाली में जाकर के टिक जाते हैं। इसी में अगर मैं प्रणाली की बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी अगर कोई है पूरे राज्य व्यवस्था में, और 12th क्लास का एनसीईआरटी का जो बुक देख रहे हैं, स्वतंत्र भारत में राजनीति, आप 12th क्लास का एनसीईआरटी का जो बुक देखेंगे स्वतंत्र भारत में राजनीति, वह पूरा यही है। ये सब कुछ नहीं है, सिर्फ प्रणाली है। और सारा प्रश्न जितना भी बीपीएससी प्रश्न पूछता है वह सब वहीं से पूछता है जोड़ करके, इससे बाहर प्रश्न नहीं पूछता है। सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी हमारे एग्जाम्स के लिए। अगर मैं प्रणाली की बात करूं तो 3 प्रणाली पढ़ने हैं, 3 प्रणाली पढ़ने। एक प्रणाली पढ़ना है जिसको पार्लियामेंट्री सिस्टम कहते हैं, संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम कहते हैं, संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली का मतलब होता है कि कुछ विशेषता है संसदीय प्रणाली की, मैं इसकी थोड़ा बहुत बता देता हूं। जैसे एक विशेषता है संसदीय प्रणाली की कि एक संवैधानिक प्रमुख होगा, राष्ट्रपति और राज्यपाल के रूप में। केंद्र में राष्ट्रपति होंगे और राज्य में राज्यपाल होंगे, और वह वास्तविक प्रमुख यानी प्रधान, केंद्र में प्रधानमंत्री और राज्य में सीएम की सलाह पर काम करेंगे। अब देखो, कुछ देर पहले मैंने यही उल्लेख किया है कार्यपालिका में, मैंने कहा ना कार्यपालिका में उल्लेख किया है राज्यपाल। राज्य की अगर मैं बात करूं तो, राज्य की अगर बात करूं तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, एक संवैधानिक प्रमुख होगा और उसके सलाह पर काम करेगा। संसदीय प्रणाली। कभी कभी संसदीय प्रणाली, कभी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के बीच में टकराव उत्पन्न हो जाता है, प्रश्न आ जाएंगे। 66वीं पीएससी में एक प्रश्न पूछा गया था, और हमेशा प्रश्न यहीं से आएंगे। 66वीं पीएससी में एक प्रश्न पूछा गया था कि घर का बुजुर्ग यदि शैतान युवा की बात नहीं मानता है तो घर के बुजुर्ग के पास क्या शक्ति, क्या अधिकार था। अब घर का बुजुर्ग समझ में नहीं आ रहा कि पूछा क्या है, और वह प्रश्न यहीं से था, संसदीय प्रणाली से जुड़ा हुआ है। क्या शक्तियां हैं? 2 सदनीय विधायिका, जो आप विधायिका में लोकसभा राज्यसभा देख रहे हैं, यह भी संसदीय प्रणाली का पार्ट है।
जो सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता है लोकसभा में, यह भी संसदीय प्रणाली की विशेषता है। सारा प्रश्न अगर संसदीय प्रणाली से आते हैं, एक प्रश्न लगभग संसदीय प्रणाली से रहता है एग्जाम में। तो एक पढ़ना है, अगर प्रणाली पढ़नी है तो उसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम पढ़ना है, पहली बात। ये हमारा स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं कि वह इस पार्ट को छूते ही नहीं। वो तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पढ़ करके खुश हो गए, उनको लग रहा है कि अब तो हमारा आ ही जाएगा, अब कौन बचाएगा। अब बीपीएससी तो हाथ में। और एग्जाम के सेंटर में जब तक आप एग्जाम दे रहे होते, एग्जाम के बाहर जब निकलते हैं दे करके, तो आप डीएसपी बन चुके होते हैं, आप एसडीएम भी बन चुके होते हैं। एग्जाम सेंटर के अंदर तो थोड़ा सा आप बाहर निकलते पीटी एग्जाम के बाद, तब मिलाना शुरू करते हैं, तब थोड़ा सोचते कि अब लगता है ठीक ठाक, अभी भी ठीक ठाक स्थिति में रहते हैं। शाम तक जाते जाते कहते नहीं अब अगली बार आते हैं। ऐसा होता है, मिलाने के बाद तो यही फील होता है। आजकल के यूट्यूब चैनल पर तो और भी ऐसा ही स्थिति है कि अपना व्यूज क्रिएट करने के लिए आपको उस मनोस्थिति में लेकर के आ जाता है कि यदि आपका रिजल्ट अच्छा, अगर आपका एग्जाम अच्छा भी गया तब भी संशय के मूड में आ चुके हैं। अच्छा, कट ऑफ इस बार ज्यादा जा रहा है, अच्छा आने दो रिजल्ट तब पढ़ेंगे। इस बार उस 15 दिन या 1 महीना ऊहापोह की स्थिति में रह जाता है, स्टूडेंट्स पढ़ता ही नहीं। अब पीटी के बाद मात्र 3 महीने का समय मिलता है। जो सालों भर नहीं लिखा वह 2 महीना में सोचता है कि हम 9 सब्जेक्ट अच्छा से लिख ले। कभी संभव नहीं है गुरु, आपको यहीं से चलना पड़ेगा। इसलिए यहीं से आप पहला काम होता है कि जितना आप पढ़ रहे हैं उसको लेखन शैली के आधार पर उतारते हुए आइए कि प्रणाली से जोड़ते हुए पढ़िए कि क्या क्या पूछ रहा है। तो पहला है संसदीय प्रणाली, दूसरा है संघीय प्रणाली। संघीय प्रणाली, इसी में केंद्र राज्य संबंध जो आप पढ़ते हैं ना, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, सब इसी में पढ़ना है। ठीक है, तो संघीय प्रणाली दूसरा पार्ट है। और तीसरा पार्ट है दलीय प्रणाली, पार्टी सिस्टम। इसी में पढ़ना है राजनीति में अपराधीकरण, इसी में पढ़ना है गठबंधन राजनीति, इसी में पढ़ना राजनीतिक दल के बारे में, इसी में पढ़ना दबाव समूह के बारे में, इसी में पढ़ना है आपको जातिवादी राजनीति के बारे में। सब पार्टी सिस्टम में पढ़ने हैं। और क्वेश्चन अब बता करके देखता हूं कि प्रश्न कहां से आ रहे हैं। अपने आप पता चल जाएगा कि प्रश्न कहां से पूछे जा सकते हैं और कहां हमको छोड़ना चाहिए। चलिए, अगर मैं प्रश्नों को देखूं, ये तो हो गया पूरा सिलेबस का लब्बू लुबाव। ठीक है, अगर मैं प्रश्नों को देखूं, अब देखें प्रश्न, मैंने अब बीपीएससी का 70 बीपीएससी मेंस का प्रश्न देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट में ABCD रहता है, 5 क्वेश्चन रहते हैं। क्वेश्चन का जो स्वरूप रहेगा वो भी हम चर्चा कर लेते हैं। जो क्वेश्चंस रहेंगे, अच्छा पीटी का क्वेश्चंस का स्वरूप कैसा रहेगा वो भी मैं बताता हूं कि क्वेश्चंस हमेशा 3 से 4 स्वरूप में पूछे जाते हैं। पीटी का यदि प्रश्न रहेगा तो 3 प्रकार के प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न होगा स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न, एक प्रश्न होगा स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न। इसको आपने देखा नहीं, आंसर यही होगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा द्वारा संविधान को लागू करने के लिए कब अंतिम रूप से हस्ताक्षर किया गया? इस तरीके का प्रश्न जो होता है उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न कहते हैं। इसका मतलब है कि जैसे ही आप देखेंगे इसका आंसर ये मिलेगा। इस बार गलती ये हुई, 69th में ये हुआ था कि 69th में स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न बहुत कम थे, 70 वाले में स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न सबसे ज्यादा थे। इसलिए इस बार बीपीएससी की खूब आलोचना हुई है कि बीपीएससी का लेवल है जो पीटी का गिर गया है, कि स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न ये था। ज्यादातर कुछ तो जो फैक्चुअल जो तैयारी करके आए थे, जो सिपाही दरोगा का जो फैक्चुअल तैयारी करते थे, वो भी 120-20 पहुंच गया था।
वह यूपीएससी वाले स्टूडेंट्स को पछाड़ दिया, उसका हुआ ही नहीं, अधिकतर स्टूडेंट्स का सिलेक्शन ही नहीं हुआ। वो पहुंच कौन गया? तो सिपाही दरोगा जो फैक्चुअल की तैयारी करा था, और मेंस में जब बैठा तो करा ये क्या आ गया है मेरे सामने, उसको समस्या क्रिएट हुई। फैक्चुअल तो पढ़ करके आ गया, तो रिजल्ट लेकर के आ गया। अब जैसे ही मेंस में बैठा था कहता है अच्छा मेंस में कितने क्वेश्चंस लिखने होते हैं, मेरे सामने ये प्रश्न क्लास में आ रहा है, उसको यही समझ में नहीं आ रहा है कि मेंस में प्रश्न कितने आते हैं। आश्चर्यजनक वाली बातें हैं। अब सोच लीजिए वैसे स्टूडेंट्स का रिजल्ट नहीं आना, अब पीटी निकाल करके भी वैसे का नहीं आएगा रिजल्ट, तो फिर अगले साल के लिए लग जाएगा फिर से पीटी में। ना तो उसका कॉन्सेप्ट बेहतर है, ना उसने लेखन शैली पर भी। एक स्टूडेंट तो मुझे ऐसे मिले कि अब पहला दिन एसे का पेपर होता है और हिंदी का पेपर था, पहला दिन गया और दूसरा दिन गया ही नहीं, हम नहीं जाएंगे देने। अब आपका निकालने का कोई वैल्यू नहीं रहा, पीटी निकालने का, आप फिर से उसमें शामिल हो गए, फिर से अगले एग्जाम के लिए। इसीलिए क्वेश्चंस को समझिए, क्वेश्चन पूछता कहां से। तो एक कहता है स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न, दूसरा प्रश्न कहते हैं मॉडरेट टाइप का प्रश्न। मॉडरेट टाइप का प्रश्न, मॉडरेट प्रश्न उसको कहते हैं कि आपको लगेगा कि ये आंसर है। कभी कभी ऑप्शंस देख करके कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, और हमेशा दो ही में कंफ्यूजन होता है, चार में कंफ्यूजन नहीं होता है, दो ही में कंफ्यूजन होता है। जब टेस्ट में गए थे तो कितने में कंफ्यूजन होता है? चार में कम ही आता हो। चार का मतलब है कि आपको नहीं आ रहा, चार का मतलब है कि आपको नहीं आ रहा, और आप पढ़े हैं फिर भी गलत होकर के आ रहा है, इसका मतलब दो में हो रहा है। इस तरीके का प्रश्न मॉडरेट टाइप का प्रश्न बोलते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो पीटी में मॉडरेट टाइप का रहता है, सबसे ज्यादा संख्या इसी की रहती है। अगर 10 प्रश्न को अगर हम मान के चले कि टोटल हम 10 प्रश्न का हम लबोलुबाब लेकर के चले, तो 10 प्रश्न में अगर हम 17 बीपीएससी को हम एक एक्सेप्शनल केस मान ले कि जैसा कि इसका गड़बड़ा गया था, अगर इसको अपवाद माने तो इसकी संख्या 2 से 3 होती है स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न का। इस बार 70 में इसकी संख्या ज्यादा थी। मैंने कहा ना अपवाद में हम मान के चलते, क्योंकि इस बार पूरा हो हंगामा हुआ है, तो अगली बार हो सकता है कि मॉडरेट टाइप का प्रश्न ज्यादा दे दे, जैसा कि 69th में दिया था। इसकी संख्या लगभग 5 से, इसकी संख्या 4 से 5 होती है, कभी कभी 6 तक पूछी जा सकती है। इसकी संख्या 10 की बात करें तो तब 5 2 7 8 क्वेश्चन हो गए। एक तीसरा टाइप का प्रश्न होता है, और वह प्रश्न होता है हार्ड क्वेश्चन। वह ना आपको आ रहा है ना बगल वाले को आ रहा है। आप अगर आ रहा है तो ठीक, और नहीं आ रहा है तब भी ठीक। इसलिए मैंने कहा ना 10 में से साथी 8 9 बनेंगे, 1 2 आपसे नहीं बनेगा। वो आपको भी आ रहा है, हो सकता है आपको ना, बगल वाले को, बगल वाले को भी हो सकता है कि ना आए, ऐसा हो सकता है। इसकी संख्या 1 से 2 रहती है। यह रिजल्ट तय नहीं करता, रिजल्ट तय करता है ये वाला। ये कोई भी स्टेट जो फैक्चुअल पढ़ करके वो भी बना रहा है, ये सब बना रहा है, आप भी बना रहे हैं, बगल वाला भी बना रहा है, दूसरे कमरे वाला भी बना रहा है, ये सब बना रहा है। फंसता यहां है, आपकी भी गलती हो सकता है कि उसने सही मार दिया, आपने गलती कर दिया। नंबर ऑफ क्वेश्चन पीटी में इसका ज्यादा रहता है, मॉडरेट टाइप के प्रश्न। एक दूसरा होता है मेंस टाइप का प्रश्न। मेंस में 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, 5वां नहीं आता है। जब भी प्रश्न पूछे जाएंगे तो 4 प्रकार से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे एक होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न, राज्यपाल की शक्तियों का उल्लेख करें, राष्ट्रपति के वीटो शक्तियों का उल्लेख करें, इसको कहते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न। डायरेक्टली आप देखेंगे इसका आंसर आप लिखना शुरू कर देंगे। दूसरा कहते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड प्लस करेंट प्रश्न। स्ट्रेट फॉरवर्ड को करंट से जोड़ करके पूछेगा। कॉलेजियम प्रणाली से क्या तात्पर्य?
हाल ही में कॉलेजियम प्रणाली चर्चा में रही है, इसमें सुधार करने हेतु अपना तर्क प्रस्तुत करें। राष्ट्रपति के वीटो शक्तियों का प्रयोग करें। अनुच्छेद 352 की परिस्थिति में राष्ट्रपति के वीटो शक्ति किस प्रकार प्रभावी हो सकती है, समीक्षा करें। इसको कहेंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड प्लस करेंट प्रश्न, जो समसामयिक मुद्दों से जोड़ करके पूछेगा। इसकी संख्या ज्यादा रहेगी। एक तीसरा प्रश्न होता है, उसको कहते हैं स्टेटमेंट वाइज प्रश्न। स्टेटमेंट दे देगा, कहेगा लिखिए इस पर। राजनीति में अपराधीकरण और अपराधियों का राजनीतिकरण कथन की समीक्षा करें। दबाव समूह लोकतंत्र को प्रभावी बनाता है, सड़क से संसद की ओर रास्ता बनाने का कार्य करता है, कथन की समीक्षा करें। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स स्टेटमेंट वाइज प्रश्न में आता है। प्रश्न कुछ और कहता है, समझते कुछ और है, लिखना कुछ और कहता है। तीसरा होता है स्टेटमेंट वाइज प्रश्न, हमेशा एग्जाम में एक प्रश्न रहेगा। और चौथा होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड प्लस करेंट प्लस स्टेटमेंट वाइज। इन तीनों को मर्ज करके देगा। यूपीएससी से लेकर के बीपीएससी तक जितने भी प्रश्न आते हैं वह इसी के इर्द गिर्द घूमेगा। पीटी में 3 प्रकार से, स्ट्रेट फॉरवर्ड, मॉडरेट और हार्ड क्वेश्चंस। मेंस में 4 प्रकार से। प्रत्येक टॉपिक में चारों प्रकार का क्वेश्चंस निकलेगा ही निकलेगा। प्रत्येक टॉपिक में तीनों प्रकार के प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। मैं क्वेश्चंस के अनुसार बता देता हूं। अगर इस क्वेश्चंस को देखेंगे गौर से, अब देखिए यहां पे 70 बीपीएससी का प्रश्न है। प्रश्न क्या कहता है, भारत में एक पार्टी के प्रभुत्व से लेकर, प्रश्न को समझिए, भारत में एक पार्टी के प्रभुत्व से लेकर गठबंधन सरकारों के युग तक, यानी 1952 से लेकर के वर्तमान तक, एक पार्टी का प्रभुत्व 1952 से शुरू होता है वर्तमान तक के युग तक राजनीतिक दल के विकास का पता लगाएं। अभी स्टेटमेंट वाइज प्रश्न है, स्टेटमेंट दे दिया कि किस प्रकार से विकास हुआ है। क्या गठबंधन की राजनीति ने भारत में प्रधानमंत्री के अधिकार को कमजोर किया है, यानी कि प्रधानमंत्री की भूमिका पूछ रहा है गठबंधन की स्थिति में। और क्योंकि दल अभी देश में गठबंधन सरकार है, उसके पहले तक पूर्ण बहुमत वाली सरकार थी, तो आप पूछ रहा है पहले पूर्ण बहुमत थी, वर्तमान में गठबंधन, तब प्रधानमंत्री बताओ कि प्रधानमंत्री की स्थिति क्या होगी, ये बताओ। कारण बताइए कि कैसे। यह प्रश्न मैंने कुछ देर पहले पार्टी सिस्टम का नाम लिया था, दलीय प्रणाली का, और दलीय प्रणाली मैंने पॉलिटिकल पार्टी का नाम लिया था, राजनीतिक दल का। यह प्रश्न पार्टी सिस्टम से जुड़ा हुआ है, यानी एक प्रश्न डायरेक्ट आपको दिख रहा है दलीय प्रणाली से। यह हुआ 70 का बीपीएससी का एक प्रश्न सेकंड का। दूसरा आइए, दूसरा प्रश्न देखिए, 8वां में है, सेकंड का 8वां में। जब केंद्र में सरकार बदलती है, अब प्रश्न को समझिए, जब केंद्र में सरकार बदलती है तो राज्यपाल भी बदल जाते हैं। ठीक, राज्यपाल भी बदल जाए। इस कथन के संदर्भ में केंद्र और राज्य के बीच एक कड़ी के रूप में केंद्र और राज्य के बीच संबंध पूछ रहा है, राज्यपाल से जोड़ते हुए। और मैंने कुछ देर पहले संघीय प्रणाली में केंद्र राज्य संबंध बोले ना, प्रणाली से केंद्र और राज्य के बीच में एक कड़ी के रूप में भारत में राज्यपाल की भूमिका की जांच करें। हाल ही में एन रवि साहब पर बड़ा विवाद था, तमिलनाडु वाला। एन रवि साहब पर बड़ा विवाद था तमिलनाडु, और ऐसे केंद्र तमिलनाडु और राज्य केंद्र के बीच में संबंध खराब हो गए थे। करंट में चर्चा में है राज्यपाल की भूमिका, वहीं से करंट से जोड़ करके पूछा है।
जो करंट में रहेगा वहीं से जोड़ करके पूछेगा। प्रश्न समझिएगा। हाल में एन रवि साहब का विवाद था तमिलनाडु वाले में, ठीक है। उसके पहले राजस्थान वाले में विवाद था, क्लियर। पश्चिम बंगाल वाले में विवाद है, ठीक है। करंट में चर्चा में है राज्यपाल की भूमिका, उससे रिलेटेड केंद्र राज्य संबंध, और वहीं से पूछा है। और मैंने कहा ना कि आप संघीय प्रणाली में पढ़ना है। ये देखिए, क्या हुआ किसी भी तरह से अपने विवेक के अनुसार कार्य कर सकता है, यानी केंद्र राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति पूछ रहा है। मैंने कहा ना, स्टेट फॉरवर्ड प्लस करेंट प्लस स्टेटमेंट, स्टेटमेंट प्लस करेंट अब प्लस स्टेट फॉरवर्ड, विवेकाधीन अधिकार। जब भी प्रश्न बनेंगे तो इसी के इर्द गिर्द बनेंगे, चौथा प्रश्न नहीं बनेगा। यह हो गया संघीय प्रणाली से प्रश्न, संघीय प्रणाली से प्रश्न। तो दो प्रश्न तो आपको डायरेक्टली दिख गया, 38 मार्क्स का। अब आइए तीसरा प्रश्न देखिए, थर्ड ए, संप्रेषण का माध्यम होने के अतिरिक्त, यानी कम्युनिकेशंस के माध्यम, भाषा कम्युनिकेशंस का कार्य करता है, कम्युनिकेट करने का कार्य करता है। संप्रेषण का माध्यम होने के अतिरिक्त भाषा अस्मिता के प्रतीक के रूप में प्रभावी रही है। अब देखो, स्टेटमेंट दे दिया कि भाषा की भूमिका जो रही है एक दूसरे को कनेक्ट करने में रही है, एक दूसरे से कनेक्शन जोड़ती, कम्युनिकेट करती है। अब कह रहा है इस कथन के आलोक में, मैंने कहा ना स्टेटमेंट वाइज प्रश्न आते हैं, इस कथन के आलोक में भारत में भाषाई अस्मिता के राजनीतिक प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। हाल ही में तमिलनाडु सरकार के बीच विवाद रहा है भाषा को लेकर के। उन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के विवाद खड़ा किया कि हिंदी हम पर थोपी जा रही है। वहां के जो स्टालिन है, जो सीएम है, वो हमेशा ये आरोप लगा रहे केंद्र पर, केंद्र हम पर हिंदी थोप रही है। यह प्रश्न करंट में चर्चा में भाषाई विवाद, और वहीं से पूछा गया है। सोच करके देखो गुरु, कहीं पर आर्टिकल नहीं दिखेगा आपको, आपसे आपकी समझ मांग रही है कि इस संबंध में आपकी समझ क्या कहती है। इसीलिए मैं, फाउंडेशंस का मतलब ही होता है जीरो से लेकर के चलिए और वर्तमान तक जोड़ते हुए आइए, लेखन शैली के साथ आइए। ये तो हो गया तीसरा प्रश्न, ये हो गया भाषा से संबंधित, और इससे भी केंद्र राज्य संबंध प्रभावित हुआ है, ये भी आप जोड़ सकते हैं संघीय प्रणाली से। और अगर एक और टॉपिक बन जाता है राजनीतिक गतिशीलता के रूप में भाषावाद से, हम आगे चर्चा, एक टॉपिक छूट गया मुझसे, वो हम जोड़ देंगे तो और क्लियर आ जाएगा। अगला टॉपिक है अनुच्छेद 370। हाल ही में हटाया गया अनुच्छेद 370। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद, स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न है, कहीं दिमाग नहीं लगाने। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू और कश्मीर में राजनीतिक और संवैधानिक परिवर्तन पर एक निबंध लिख लीजिए। यानी किस प्रकार से वहां राजनीतिक परिवर्तन आया है और किस प्रकार से वहां संवैधानिक परिवर्तन आया है, बता दीजिए। ज्यादा दिमाग मत दौड़ाइए, जो पूछ रहे हो वही बताइए। इसको कहते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न। अब देखेंगे इसका आंसर, ये दिख रहा, जो जम्मू कश्मीर में घटनाक्रम हो रहा है उसी के संबंध में लिखना है। 17th बीपीएससी में दो प्रश्न आपको डायरेक्टली प्रणाली से दिख गए, एक प्रश्न आपको करंट, आप तो सारे मुद्दे करंट से जुड़े हुए हैं। ये तो 17th बीपीएससी का है। अब प्रश्न देखिए 17th बीपीएससी पीटी का। मैंने कहा ना 3 प्रकार के प्रश्न आएंगे, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड, मॉडरेट और हार्ड। कुछ करने की, जैसे ही ये प्रश्न इस तरीके का आता है कि किस आरक्षित, कौन सी सीटों को किस संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया, तो अगर आप जानते तो इसका आंसर ये होगा, नहीं तो आगे बढ़ जाइए। अगर आपके पास पता है, टिक लगाइए। इस तरीके का प्रश्न समय बचाता है। दूसरे प्रश्न पर आप टाइम दे सकते हैं, जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते तो आगे बढ़ जाइए। इसी प्रकार से आप दूसरे प्रश्न में कहीं दिमाग लगा, जो आपको आ रहा है, आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ जाइए।
70th बीपीएससी में यही हुआ कि स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न की संख्या ज्यादा है। आप उसको देखते हैं और इसका आंसर ये आ जाता है। अगर 70th बीपीएससी की बात करें तो इस तरीके का प्रश्न आपको ज्यादा दिखेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न ज्यादा दिखेगा। कहीं पर आपको मॉडरेट टाइप के प्रश्न की संख्या कम है। यहां पर मैंने कहा ना, यह अपवाद है 70th बीपीएससी। आप इस तरीके का प्रश्न आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न ही दिखेंगे। क्लियर? अब इस तरीके का प्रश्न आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड दिखेगा, जो आपको आ रहा है वही आंसर हो जाएगा। नहीं आ रहा है तो आगे बढ़ जाइए। क्लियर? तो अब अगर आप प्रश्नों को अगर गौर से देखिएगा, आप देखिए 70th बीपीएससी मेंस के GS2 में पहले वाले खंड में GS2 का जो पार्ट है उसका जो पहला है क्वेश्चन है, उसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन था वो मैंने चर्चा भी कुछ देर पहले की थी। अब यहां देखिए, ये शॉर्ट क्वेश्चंस का है, बी नंबर है, बी नंबर प्रश्न है। अब बी नंबर प्रश्न को देखिए, प्रश्न क्या कर रहा है? राजनीति का अपराधीकरण और अपराधी का राजनीतिकरण। कुछ देर पहले मैंने पार्टी सिस्टम का नाम लिया था और मैंने कहा था कि उसमें अपराधीकरण, गठबंधन, ये सब पढ़ना है। दलीय प्रणाली से प्रश्न है। मैंने कहा ना, प्रणाली इतना इंपॉर्टेंट है, हर जगह आपको मिल जाएगा प्रश्न। ये जातिवादी राजनीति से जुड़ा हुआ है, जातिगत घटना से है। ये भी दलीय प्रणाली का प्रश्न। आपको दलीय प्रणाली से 3 प्रश्न, 2 शॉर्ट में मिल गया, 1 लॉन्ग में मिल गया। प्रणाली से ज्यादा मिले आपको। इसी पर कॉलेजियम, अभी मैंने कुछ न्यायाधीश की नियुक्ति की बात कर रहा था। कॉलेजियम जो है सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ प्रश्न। और मैंने न्यायपालिका अभी कुछ देर पहले बताया ना कि शासन में 3 अंक, केंद्रीय शासन में 3 अंक पढ़ने, कार्यपालिका, विधायिका और सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ प्रश्न। स्थानीय स्वशासन से जुड़ा हुआ प्रश्न है। 73वां 74वां संविधान संशोधन। 73वां हो गया ग्राम के लिए और 74वां हो गया शहरी के लिए। भारत के संविधान में 73वें और 74वें संशोधन के आलोक में बिहार में जमीनी स्तर पर महिलाओं को सशक्त बनाने में स्थानीय स्वशासन की क्या भूमिका रही, यानी सरकार ने 73वें 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से क्या प्रयास किए हैं वो बताइए। स्थानीय लोकल बॉडी से जोड़ करके प्रश्न पूछा है, वो भी आपने अभी ऊपर सिलेबस में देखा। यहां पर से फिर से वही प्रश्न आ गया, रिपीटिशन हो गया है। अब देखिए यहां पर 69th का प्रश्न। मैंने कहा ना 70 अपवाद को अगर छोड़ दिया जाए तो उसके पहले प्रश्न का देखिए, मॉडरेट टाइप का प्रश्न ज्यादा दिखेगा। किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशिष्टताएं। कहीं कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नहीं लिखा हुआ, आपसे आपकी समझ से जोड़ करके प्रश्न पूछ रहा है। इस तरीके का प्रश्न हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। आपको ये भी हो रहा है, ये भी आ रहा है। इस प्रकार का प्रश्न मॉडरेट टाइप का प्रश्न कहलाता है। 70 में लेवल गिर गया था, इसलिए मैंने कहा ना, किसी खूब आलोचना हुई इस बार बीपीएससी के। हो सकता है कि बीपीएससी सुधार करे अगली बार और उसको अलग पैटर्न पर लेकर के आ जाए। वह अलग पैटर्न मॉडरेट टाइप का प्रश्न ही कहलाएगा। यहां पर भी देखिए, आपको इस तरीके का प्रश्न, आपको यहां स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न है। यहां पर भी आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड, किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता को समाप्त किया गया आप जानते हैं, लगाते हुए आगे बढ़ जाइए। यहां पर देखिए, अधिकार निम्नलिखित किसके पास होती है? न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है? अब ये आपका कॉन्सेप्ट पूछ रहा है कि न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट करेगा कि राष्ट्रपति करेगा कि संसद। आपका कॉन्सेप्ट यहां से पूछ रहा है। अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता रहेगा, नहीं लिख पाइए, नहीं बना पाइएगा। इस तरीके का प्रश्न आगे देखिए, आपसे मॉडरेट टाइप का इस तरीके का प्रश्न, मूल ढांचे की अवधारणा किस सिद्धांत के तहत आई? आपसे कॉन्सेप्ट पूछ रहा है, आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड ये नहीं है। गोलकनाथ वाले में भी आया था मूल ढांचा वाला,
केशवानंद भारतीवाद में भी आया था मूल ढांचा, मिनर्वा मिल्सवाद में भी मूल ढांचा आया है, सब में। अब यहां से कॉन्सेप्ट है पहले किस में आया है वह बोल रहा है। क्लियर? किस में? सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस में दिया? क्लियर? केशवानंद भारतीवाद में सबसे पहले कहा था। क्लियर? हालांकि मिनर्वा मिल्सवाद में मूल ढांचा है, लेकिन बाद में मिनर्वा मिल्स 1980 में आया था, यह 1973 में ही आ गया था। इस तरीके का प्रश्न तो आपसे कहता है कि आप जो है पढ़ते किस रूप में है गुरु। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड पढ़ करके निकल जाइए, रटाफिकेशन। बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे भी मिलते हैं, सर 10 क्वेश्चन लिखा दीजिए ना, यही आ जाएगा क्या? कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछते हैं हमसे कि यही बता दीजिए, यही आ जाएगा क्या? मैं भगवान नहीं बन जाऊंगा अगर वही आ गया तो अगली बार बीपीएससी सबसे पहले मुझ पर ही केस ठोक देगी। ऐसा हुआ है, ये मैं जरूर जानता हूं कि जितना मैं बता रहा हूं इससे बाहर नहीं आना, नहीं आता, आज तक नहीं आया। ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा है कि जो हमने चर्चा की है क्लास में इससे बाहर नहीं आया है। ये मैं कतई नहीं कह सकता कि यही आएगा, ये नहीं हो सकता, संभव नहीं है, इससे बाहर नहीं आएगा, ये हम जरूर जानते हैं। अब जैसे 68 आ गया, 69 आ गया, अगर 69 की देखिए, अब इस तरीके का प्रश्न देखिए तो 69 का पढ़ने में ही टाइम लेके चला जाएगा। ये पीटी का प्रश्न है, ये पीटी का प्रश्न इस तरीके का। कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा तो बनेगा, संभव ही नहीं। इसी प्रकार का ये प्रश्न देखिए 42 में संविधान संशोधन का। कहीं स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न आपसे नहीं कहता है गुरु। क्लियर? इसीलिए आपसे कहता है, अब प्रश्न को देखिए, मेंस के प्रश्न को देखिए यहां पे 69 के, भारतीय संविधान से संबंधित मूल ढांचे के सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। मूल ढांचे के प्रश्न, डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न नहीं पूछ रहा। क्या आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हेतु आरक्षण तर्क संगत है? फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ प्रश्न है। आर्टिकल 15 और 16 से जोड़ करके प्रश्न पूछा है। यहां प्रश्न देखिए, बताइए कि किस प्रकार भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों का कारण योजना प्रस्तुत करती है। प्रस्तावना से जोड़ करके प्रश्न पूछा हुआ है। जातीय जनगणना, अभी कुछ देर पहले मैंने जातीय जनगणना का नाम लिया था। जातीय जनगणना किस प्रकार से बिहार की राजनीति को प्रभावित करेगी, वर्णन कीजिए। जब इस तरीके का प्रश्न देखते हैं ना गुरु, ठीक है, तो आपसे आपका एनालिसिस मांगता है, आपसे रटंत विद्या कहीं नहीं मांगता। पॉलिटी में यदि आपको राज्य व्यवस्था को समझना होगा तो इसके विभिन्न आयामों को समझते हुए आंसर लिखना होगा। बात तो ये हुई। पढ़ेंगे क्या? अब आते हैं कि पढ़ेंगे क्या, बुक्स कौन सा प्रयोग करेंगे। 11th और 12th क्लास का एनसीईआरटी, इसके अलावा कोई बुक का प्रयोग अभी नहीं करेंगे, सिर्फ 11th और 12th क्लास का एनसीईआरटी। सबसे इंपॉर्टेंट यही है। दूसरा क्या पढ़ेंगे? एक न्यूज़पेपर, नेशनल न्यूज़पेपर। आप दैनिक जागरण का प्रयोग कर सकते हैं, नेशनल दैनिक जागरण का, आप जनसत्ता का प्रयोग कर सकते हैं, आप कोई और नेशनल न्यूज़पेपर का कोई प्रयोग करेंगे। एक कोई भी एक अच्छा मैगजीन, योजना पर आप पढ़ सकते हैं, कुरुक्षेत्र नहीं, योजना आप पढ़ सकते हैं। यही 3 ही पढ़ने हैं। एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे तो नींद आएगी। एनसीईआरटी की विशेषता, आपको नींद ना आ रही तो एनसीईआरटी पढ़िए, नींद आएगी। इसके लिए कोई भी टेक्स्ट बुक आप प्रयोग कर सकते हैं, उसको समझने के लिए कोई भी टेक्स्ट बुक आप प्रयोग कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। लक्ष्मीकांत का प्रयोग कर सकते हैं, मेरी बुक मार्केट में आ जाएगी, आप वो भी प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी आप बुक, एक टेक्स्ट बुक का प्रयोग कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है।
क्लियर? एनसीईआरटी के साथ कोई टेक्स्ट बुक, ऐसे नहीं। इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं। बाकी का नोट्स तो लिखवा ही जा रहा है। पूरी जो चर्चा होगी गुरु राज्य व्यवस्था की, इसी में होगी। किसी को कोई प्रश्न है पूछना? अच्छा, मेरे क्लास में आप ये स्वतंत्र है प्रश्न पूछने के लिए। ऐसा नहीं है कि भाई 40,000 रुपया दिए हो तब वसूल तो करोगे ना जी। 45,000 दिए हो तब वसूल तो करोगे ना। हाँ, सब तो ही दिया है। खैर, जो भी है, प्रश्न पूछने से घबराना नहीं दोस्त। नहीं समझ में आए विभिन्न आयामों को जरूर पूछेंगे, क्योंकि यहां आए सीखने के लिए। कोई ऐसा नहीं है कि टीचर्स क्या समझेंगे क्या नहीं, हमको गलत ना समझ लेंगे, हमें कोई ये बोलेगा ये नहीं। आप जीवंत क्लास है, जीवंत ही रहनी चाहिए। तो आप स्वतंत्र है प्रश्न पूछने के लिए। हाँ, ऐसा नहीं कि पढ़ा कुछ रहे हो घर का प्रश्न पूछ लेना कि हमारे साथ ये समस्या है। प्रश्न आप पूछेंगे, आप स्वतंत्र हैं, नोट्स जरूर तैयार करेंगे। क्या ई पेपर पढ़ो ना, ई पेपर उस पर है, ऐप पर अवेलेबल है। दैनिक जागरण का ई पेपर है, उसका प्रयोग करो। वो नहीं मिलेगा ऑफलाइन, तो ऑनलाइन प्रयोग करो, लेकिन पढ़ो जरूर ई पेपर नेशनल। कभी कभी तो ऐसे हो जाते हैं कि डायरेक्टली प्रश्न न्यूज़पेपर से उठा करके दे देता है, ऐसा रहा है एग्जाम में। तो नेक्स्ट क्लास में राज्य व्यवस्था के पहले टॉपिक से, यानी कि सैद्धांतिक पहलू से राज्य व्यवस्था की शुरुआत करेंगे। तो अगली मुलाकात कल करते हैं। धन्यवाद।